हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। विश्वास कॉमर्स फ्री बैच में आप सभी का स्वागत है। और इस वन शॉट सीरीज में आज हम एक ऐसा टॉपिक करने वाले हैं जिससे हमारी पार्टनरशिप अकाउंटिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यानी कि लास्ट टॉपिक, लास्ट चैप्टर है हमारा पार्टनरशिप अकाउंटिंग का, विच इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो फटाफट से शुरू करते हैं और अपनी कॉपी पेन निकाल लेना, साथ साथ सवाल कर लेना, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चैप्टर है। ईजी भी है, पर आपको मेरी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और जो जो चीजें मैं आपको करा रहा हूं उन सभी चीजों को आप लिखते चले जाना। और देखना 1.5-2 घंटे के बाद जब ये वन शॉट खत्म होगा तो देखना भले चंगे तरीके से आपको ये डिसोल्यूशन समझ आ जाएगी। ठीक है सर, बात मान ली। चलिए, क्या क्या कराओगे सर इसके अंदर? सर हम इसके अंदर सारा कुछ करेंगे, ऑल इन ऑल हम सब कुछ करेंगे, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसे कहते हैं? देखो, जब हमने बिजनेस शुरू करना था तो दो से ज्यादा लोग जुड़कर बिजनेस शुरू करते हैं, है ना। अब उन्होंने बिजनेस किया, जब उनको और पार्टनर की जरूरत पड़ी तो उन्होंने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर किया। जब उनमें से लड़ाई हो गई या किसी को भी जाना पड़ा तो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हुआ। कभी कभी डेथ हो जाती है तो डेथ ऑफ अ पार्टनर हुआ। अब क्या हो रहा है? अब पार्टनर्स आपस में ये डिसाइड कर रहे हैं कि उनको काम नहीं करना है एंड दे वांट टू क्लोज द बिजनेस। तो डिसोल्यूशन इज बेसिकली द एंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप एक रिश्ता है ना, बस इस रिश्ते को आज खत्म कर देंगे। ए और बी ने ये डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद से वो पार्टनर नहीं रहना चाहते, वो बिजनेस नहीं करना चाहते एक दूसरे के साथ, वो चाहते हैं कि बिजनेस बंद कर दे। तो जब बिजनेस बंद होगा तो उस वक्त उनका जो रिश्ता है, ए इज अ पार्टनर ऑफ बी, बी इज अ पार्टनर ऑफ ए, वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रिलेशन। ठीक है, अब डिसोल्यूशन तो कभी भी हो सकती है ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो कभी भी हो सकती है। पार्टनरशिप एक रिश्ता है, रिश्ता तो कभी भी खत्म किया जा सकता है। रिश्ता खत्म करने के लिए बस आपको एक एग्रीमेंट ही तो करना है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या क्या है कि जब भी चेंज अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होता है, जब वो आपस में अपनी रेशो को बदलते हैं, तब भी तो डिसोल्यूशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो पुरानी रेशो थी वो 3:1 थी, अब वो खत्म हो गई। तो इसका मतलब जो पुराने पार्टनर 3:1 की रेशो में पार्टनर थे, अब उनके बीच में वो रिश्ता खत्म हो गया। इसको भी डिसोल्यूशन बोलते हैं। और इसकी जगह पर एक नई रेशो रिप्लेसमेंट आ जाती है, 1:1 के पार्टनर बन जाते हैं, तो वापस से नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, पहले पार्टनर कितने थे? ए और बी, तो रिश्ता किसके किसके बीच में था? ए और बी के बीच में था। अब कौन सा नया पार्टनर आ गया? सी, तो पुराना रिश्ता खत्म हो गया ना, पुराना रिश्ता खत्म हो गया। जैसे पुराना रिश्ता खत्म हुआ तो इसका मतलब डिसोल्यूशन हो गई ए और बी के बीच में और एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई ए बी सी के बीच में। अब रिटायरमेंट और डेथ के केस में क्या है? ए बी और सी तीन पार्टनर थे, सी रिटायर हो गया या सी की डेथ हो गई, तो इसका मतलब रिश्ता जो ए बी सी के बीच में था वो रिश्ता खत्म हो गया, तो ये भी डिसोल्यूशन हो गई। और अब बचे कितने पार्टनर? ए और बी, तो नई पार्टनरशिप शुरू हो गई। सेम गोज फॉर इंसॉल्वेंसी, सेम गोज फॉर कंप्लीशन ऑफ वेंचर और एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ टाइम। कई बार हम सोचते हैं कि यार हम तो 3 साल काम करेंगे, 3 साल के बाद हम काम नहीं करेंगे, तो 3 साल खत्म होने के बाद डिसोल्यूशन हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है रिश्ता खत्म हो जाना, और रिश्ता इन सभी सिचुएशन में खत्म होता है। हालांकि इन सभी सिचुएशन में बिजनेस खत्म नहीं होता है। माइंड इट, माइंड इट, इन सभी सिचुएशन में बिजनेस खत्म नहीं हो रहा है। ए के आने से, एक पार्टनर के जाने से, एक पार्टनर की डेथ हो जाने से बिजनेस थोड़ी खत्म हो रहा है, रिश्ता खत्म हो रहा है। सो देयर इज अ डिफरेंस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस डिसोल्यूशन ऑफ द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टनर्स। और ऐसी सिचुएशंस के अंदर ना हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन बोल देते थे। क्या बोल देते थे इसको? रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि पुरानी पार्टनरशिप खत्म और उसी की जगह पर नई पार्टनरशिप स्थापित हो जाती थी। इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन भी बोल देते थे। ठीक है, इसको छोड़ो, आगे चलते हैं। आगे आते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर यहां पर हम बात कर रहे हैं कि हम बिजनेस ही खत्म कर देंगे। क्या खत्म कर देंगे? बिजनेस ही खत्म कर देंगे। तो जब बिजनेस खत्म कर दोगे, मान लो आप एक दुकान चला रहे थे ए और बी मिलकर, आपने दुकान ही बंद कर दी,
अब आप कभी भी दुकान पे नहीं आओगे, दुकान बची ही नहीं है, दुकान बेच दी, खत्म ही कर दिया धंधा। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म इज अ बिजनेस, बिजनेस का बंद कर देना, ठीक है। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस बिजनेस को बंद करना, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस रिलेशन का बंद हो जाना। बिजनेस का बंद होना ना होना उससे फर्क नहीं पड़ता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पे, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, देखो सोचो जरा, जब आपने बिजनेस ही बंद कर दिया, धंधा ही खत्म कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है रिलेशन भी खत्म हो जाएगा। सो पार्टनरशिप फर्म का बंद हो जाना ऑटोमेटिकली मतलब होता है पार्टनर्स का रिश्ता खत्म हो जाना, लेकिन उल्टा सही नहीं है। पार्टनर्स के बीच में रिश्ता खत्म हो जाना डज नॉट नेसेसरीली मीन कि बिजनेस भी बंद हो जाएगा, ठीक है। सो आपको एक सवाल वाइवा में टीचर पूछ लेता है, या कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे बड़ा अंतर ही यही चीज का है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन का मतलब होता है रिलेशन खत्म होना, और रिलेशन सारी सिचुएशन में हो सकता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इन सारी सिचुएशन में आप डिसोल्यूशन ऑफ रिश्ता कर रहे हो। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है बिजनेस बंद करना, और बिजनेस जब बंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो होगी ही होगी, प्लस डिसोल्यूशन ऑफ फर्म भी होगी। क्लियर होगी। अब बिजनेस हम क्यों बंद करेंगे, क्या रीजन है बिजनेस बंद करने के, इसको यहां पर पढ़ लेते हैं फटाफट से। डिसोल्यूशन बहुत सारी सिचुएशन में करी जा सकती है, जैसे कि ए और बी ने आपस में डिसाइड कर लिया कि हम कल से काम नहीं करेंगे, हमें दुकान बंद करनी है, तू अपने रास्ते चले जा, मैं अपने रास्ते चले जाऊंगा, इसके बाद हम इकट्ठे काम नहीं करेंगे, ये बिजनेस को बंद कर रहे हैं। सो इसका मतलब दे हैव म्यूचुअली डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस, दे हैव डिसाइडेड टू क्लोज द बिजनेस बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ओके, देन देयर इज अ कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है जब आपको डिसोल्यूशन करनी नेसेसरी है, जैसे कि जब सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएं या फिर एक को छोड़कर बाकी सारे इंसॉल्वेंट हो जाए, देन आपको बिजनेस बंद करना आवश्यक हो जाता है। When the business becomes illegal, जब आप एक काम कर रहे हो वो इलीगल हो जाए तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, इलीगल एक्टिविटी थोड़ी कर सकते हो देश में। When some event has taken place which makes it unlawful for the partners to carry on the business in a partnership, ठीक है, यानी कि वो बिजनेस अनलॉफुल है, इलीगल है, या फिर वो इम्पॉसिबल टू डू है, इम्पॉसिबल टू डू, तो फिर आपको बिजनेस बंद करना पड़ेगा। फिर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं आपके साथ जिसके कारण आपको बिजनेस बंद करना पड़े, जैसे कि आपने बिजनेस पार्टनरशिप में खोला था और आपने बोला था कि हम 3 साल मिलकर काम करेंगे। अब बेटे वो 3 साल खत्म हो गए, अब जब खत्म ही हो गए 3 साल तो बिजनेस बंद कर दे, बिजनेस बंद कर दे, ठीक है। आपने बिजनेस शुरू किया था पार्टनरशिप में कुछ काम करने के लिए, 1-2 वेंचर्स करने के लिए, मान लो आपने कोई शॉपिंग मॉल बनाना था, आपने कोई सोसाइटी बनानी थी, आपने एक बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, उसके लिए आपने पार्टनरशिप करी थी। अब बेटे वो आपने मॉल बना दिया, सोसाइटी बनाकर डिलीवर कर दी, आपने वो जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, हैंड ओवर कर चुके हो पोजीशन, अब धंधा बंद कर दो। क्यों? क्योंकि आपने काम के लिए ही वो बिजनेस शुरू किया था, वो काम ही कंप्लीट हो गया है, ठीक है। पार्टनर की डेथ हो जाए, बिजनेस बंद, या फिर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बिजनेस बंद, बिकॉज इनसॉल्वेंट इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, मान लो बिजनेस बंद नहीं करना चाहता, सारे पार्टनर मिलकर बिजनेस बंद नहीं करना चाहते, मुझे लगता है कि मैं चाहता हूं कि यार ये बिजनेस बंद हो जाए, तो मैं अपने बाकी साथी पार्टनर्स हैं उनको एक नोटिस दूंगा, मैं उनको एक नोटिस दूंगा कि मेरी इंटेंशन क्या है, तो मैं उनको एक नोटिस लिख के दूंगा, उनको बोलूंगा यार मैं ये चाहता हूं कि ये बिजनेस बंद हो जाए या हम बंद कर दें इसको। अब बेटे अगर बाकी के लोग मान जाएंगे तो वाकई ही बंद कर देंगे, और अगर बाकी के बंदे नहीं मानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर बिजनेस तो बंद नहीं हो सकता, क्योंकि पार्टनरशिप इज ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअलिटी, पार्टनरशिप तो म्यूचुअली चला रहे हैं ना सारे। तो मेरे नोटिस दे देने से बिजनेस बंद नहीं होगा, पर मेरे नोटिस देने से लोगों को मेरी इंटेंशन पता चल जाएगी, जैसे मेरी इंटेंशन पता चल जाएगी शायद वो भी इस बारे में सोच लें, और अगर इस बारे में सोच लेंगे तो फिर बिजनेस शायद हम बंद ही कर दें आपस में, ठीक है ना। तो केवल नोटिस देने से बिजनेस बंद नहीं होती, इससे हमारी इंटेंशन ऑफ डिसोल्यूशन पता चल जाती है दूसरे पार्टनर को, फिर हम उसके साथ डिस्कशन करेंगे और फिर बिजनेस बंद करा लेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जब कोर्ट हमारे को बोलता है बिजनेस बंद कर दो, यानी कि कोर्ट को लगता है कि बिजनेस बंद करने में भलाई है, जैसे कि जब पार्टनर इनसेन हो गए हैं, इनसेन मतलब पार्टनर पागल हो गए हैं, सूझबूझ खो चुके हैं, दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है,
इन दैट केस बिजनेस बंद करना पड़ सकता है, ऐसा कोर्ट का आदेश आ सकता है आपको। जब पार्टनर परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द ड्यूटीज एज अ पार्टनर है, यानी कि जब पार्टनर जो काम करने के लिए रखा था उस पार्टनर को एज अ पार्टनर बिजनेस के अंदर, वो काम वो परफॉर्म ही नहीं कर सकता, वो काम परफॉर्म ही नहीं कर सकता, तो इन दैट केस आपको पार्टनरशिप बंद करनी पड़ेगी। जब कोई पार्टनर गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट है, यानी कि उसने एक ऐसा कांड कर दिया है बिजनेस के अंदर और लगातार भी कर रहा है, ये इसके बाद ये कंसिस्टेंटली मतलब परसिस्टेंटली वो कमिट करता है ब्रीच ऑफ द एग्रीमेंट एंड ही कीप्स ऑन डूइंग इट, तो फिर दूसरे पार्टनर जाकर कोर्ट में एक अर्जी लगा सकते हैं कि सर ये तो देखो मानता नहीं है, बिजनेस बंद करा दो प्लीज, नहीं तो इसके कारण तो हमारे को भी नुकसान झेलना पड़ सकता है ना। व्हेन अ पार्टनर हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू अ थर्ड पार्टी, मान लो मैंने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप करी, तुम्हें बिना बताए मैंने अपना हिस्सा किसी और को बेच दिया और मैं बाहर निकल गया। तुम एक दिन आए दुकान में और तुम्हारे सामने कोई नया पार्टनर बैठा हुआ है, तुमने पूछा ओए कौन है तू, उसने कहा मैं तो पार्टनर हूं। अब आपको पता ही नहीं यार, अब आप किसी अरे गहरे नत्थु खैरे के साथ थोड़ी पार्टनरशिप कर लोगे, तो आपने तो करी नहीं पार्टनरशिप, मैंने अपना हिस्सा ट्रांसफर कर दिया बिना आपको बताए, तो ये भी तो गलत बात है ना। आप कोर्ट में जाकर बिजनेस बंद भी कराने का आदेश ले सकते हो। नेक्स्ट, When the business cannot be carried except at a loss, या फिर कोर्ट को लगता है कि ये बिजनेस अब सिर्फ नुकसान पर ही चलाया जा सकता है, इसमें कभी मुनाफा नहीं आ सकता, इन दैट केस बिजनेस चला के फायदा ही क्या है। और फिर अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि डिसोल्यूशन करना ही एक न्याय संगत डिसीजन बनता है, तो फिर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जस्टिस कह लो या ऑन द ग्राउंड्स ऑफ फेयरनेस कह लो, कोर्ट आदेश दे सकता है कि भाई ये इस बिजनेस को बंद कर देते हैं। ठीक है, सो ये सिचुएशंस हैं जहां पर बिजनेस बंद किया जा सकता है। मोटे तौर पर आप ये मान के चलो कि बिजनेस को नॉर्मली बंद किया जाता है पार्टनर्स की एग्रीमेंट के साथ। 99% सिचुएशंस के अंदर बिजनेस जब भी बंद किया जाता है तो आपसी सहमति के साथ बंद किया जा सकता है। तो ए और बी आपस में बैठेंगे, जैसे उन्होंने 5 साल पहले बिजनेस शुरू किया था आपस में बैठ के, वैसे ही बिजनेस बंद करने का भी वो एक प्रोसेस शुरू कर देंगे। तो बाकी सारी सिचुएशंस भी हैं, पर 99% सिचुएशंस के अंदर डिसोल्यूशन टेक्स प्लेस विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और विद द एग्रीमेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बाकी भी केसेस हम पढ़ चुके हैं। मैंने आपको बोला था एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो यहां पर क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में सिर्फ रिश्ता खत्म होता है, बिजनेस खत्म नहीं होता। यहां पर दोनों चीजें खत्म हो जाती है, बिजनेस भी खत्म, रिश्ता भी खत्म, तू कौन मैं कौन, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। यहां पर बिजनेस चल रहा है लेकिन वो अब हमारा पार्टनर नहीं है, हम उसके पार्टनर नहीं है। यहां पर एसेट्स और लाइबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की जाती है, जैसे कि एडमिशन में आपने एसेट को रीवैल्यू किया था, लाइबिलिटी को रीअसेस किया था, सेम सिचुएशन डेथ और रिटायरमेंट में भी ऐसा ही होता है, चेंज इन पीएसआर में भी ऐसा होता है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारी बैलेंस शीट बनती रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम प्रिपेयर करते रहेंगे, अकाउंटिंग हमारी चलती रहेगी क्योंकि बिजनेस चल रहा है। यहां पर क्या है, अकाउंट्स को सेटल करना पड़ता है, हमें एसेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल करना पड़ता है। बिजनेस तो चलाना ही नहीं है, बिजनेस की एग्जिस्टेंस वजूद ही खत्म कर देंगे तो अकाउंटिंग करके करेंगे क्या, कुछ भी नहीं। तो यहां पर बिजनेस बंद होने पे अकाउंटिंग भी बंद हो जाएगी। यहां पर कोर्ट का कोई इंटरफेरेंस होता नहीं है, भाई मैंने तुम्हें पार्टनर बनाना है, इसमें कोर्ट को क्या लेना देना, और हमने आपस में तय किया कि मैं जा रहा हूं बिजनेस छोड़ के, इसमें कोर्ट को क्या लेना देना। तो 99.9% ऐसी सिचुएशन में जब तक देयर इज नो डिस्प्यूट, कोर्ट की इंटरफेरेंस होती नहीं है। यानी कि लीगल कोई इंटरफेरेंस की बात कर रहे हैं, वो होगी नहीं। यहां पर कोर्ट आदेश दे सकता है ना कि बिजनेस बंद कर दो, जैसे कि वो सारे पार्टनर पागल हो गए, बिजनेस चला ही नहीं सकते लॉस के बिना, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंटिन्यूअस रहेंगे, चलते रहेंगे, यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बंद कर दिया जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के कारण शायद बिजनेस बंद हो जाए और शायद ना भी हो, इट मे रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ बिजनेस, पर यह तो पक्का ही होगा, बिजनेस बंद तो रिश्ता भी खत्म, रिश्ता खत्म बिजनेस खत्म हो ना हो, पर बिजनेस खत्म तो रिश्ता खत्म पक्का होगा ही होगा। तो ये बन गई हमारी डिसोल्यूशन की कहानी। अच्छा, अब डिसोल्यूशन जब हम करेंगे तो हमारा डिसोल्यूशन का असर क्या पड़ेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है, सबसे बड़ा इफेक्ट तो यही है ना यार कि बिजनेस बंद हो जाएगा, द बिजनेस विल गेट क्लोज, द पार्टनरशिप फर्म विल कम टू एन एंड, बिजनेस खत्म। सेकंड, अकाउंट्स को सेटल कर दिया जाएगा, एसेट्स को बेच दिया जाएगा, लाइबिलिटीज को चुका दिया जाएगा।
दूसरा इफेक्ट क्या है कि हम सारे एसेट्स को बेच देंगे, सारी लाइबिलिटीज को चुका देंगे और अकाउंट्स सेटल कर देंगे। तीसरा इफेक्ट क्या है कि मान लो एसेट्स बेचने के बाद आपके पास लाइबिलिटीज भी चुकाने के बाद कुछ पैसा बच गया। आपके पास एसेट्स थे 100 रुपए के, आपने लोगों के पैसे देने थे 60 रुपए के, आपने लोगों के पैसे दे दिए 60 रुपए। तो 100 रुपए एसेट बेचकर आया, 60 रुपए आपने लोगों को दे दिए, बचे कितने 40। अब जो बचे हुए पैसे हैं वो किसको बांटोगे? तो बचे हुए पैसे हम पार्टनर्स को बांट देंगे। ये है इसका पूरा निचोड़। बिजनेस बंद करेंगे, एसेट्स सारे बेच देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर से पैसा ले लेंगे, सब बेच बाच के अपने पास पैसा इकट्ठा कर लेंगे। अब जो पैसा इकट्ठा हो गया उसके बाद हमने जिस जिसके पैसे देने हैं, बैंक के लोन के पैसे चुकाने हैं, क्रेडिटर को पैसे देने हैं, सैलरी वेजेस पेबल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, बिजली पानी का खर्चा देना है, सरकार को टैक्स जमा कराना है, जो कुछ भी हमारी लाइबिलिटी है इसी पैसों में से लाइबिलिटी चुका देंगे। एंड में 2 ही सिचुएशन हो सकती हैं, वैसे तो 3 हो सकती हैं। पहली सिचुएशन, या तो आपके पास कुछ पैसा बच जाएगा तो बेटे जो बच गया वो पार्टनर में बांट देना। कैसे बांटेंगे वो हम बात कर लेंगे। अगर कुछ भी नहीं बचेगा तो पार्टनर खाली हाथ रह जाएंगे। और अगर मान लो सर 100 रुपए के एसेट थे और लाइबिलिटी 120 रुपए की है, 100 रुपए के एसेट्स बेचे और लाइबिलिटी 120 की है, तो सर 100 रुपए ही चुका पाए लाइबिलिटी के? तो नहीं, तो जो बाकी लाइबिलिटी रह गई 20 रुपए की लाइबिलिटी, बेटे वो पर्सनल लाइबिलिटी हो जाएगी पार्टनर की। यानी कि पार्टनर घर से 20 रुपए लेकर आएगा और अपनी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द क्रेडिटर चुकाएगा। तो 3 सिचुएशन, आइदर योर एसेट्स विल बी रियलाइज्ड मोर देन योर लाइबिलिटीज, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा वो पार्टनर में बांट देना, या फिर आपके पास एसेट्स भी 100 रुपए के थे, लाइबिलिटी भी 100 रुपए की थी, आपने 100 के बदले 100 चुका दिए, कहानी खत्म हो गई, पार्टनर को कुछ नहीं मिला। तीसरी सिचुएशन, 100 रुपए के एसेट बेच के 100 रुपए आए और लाइबिलिटी 120 रुपए की चुकानी है, तो अब शॉर्टेज आ गई फंड्स की। वो शॉर्टेज कौन पूरी करेगा? पार्टनर अपने घर से लेके आएगा, बिकॉज इन केस ऑफ पार्टनरशिप देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ये तो हो गया बैकग्राउंड, पूरा का पूरा बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर। अब हम इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे आते हैं कि हमें करना क्या होगा। सबसे पहले बेटे हमारे को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप ये है कि आप ये जरूर चेक कर लिया करना क्वेश्चन के अंदर कि पार्टनर कितने हैं, उनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में रेशो क्या है, उनके कैपिटल कितने कितने लगे हुए हैं, क्या उनकी रेशो पीएसआर है या उनकी रेशो कैपिटल की शेयरिंग रेशो है, ये आइडेंटिफाई कर लेना। सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना, इसका करना कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद मेक द एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व सरप्लस लॉसेस। जो पुरानी बैलेंस शीट आपको पड़ी है ना, आपके पास बैलेंस शीट, जैसे एडमिशन में भी बैलेंस शीट होती है, रिटायरमेंट में भी होती है, डेथ में भी, डिसोल्यूशन में भी बैलेंस शीट होगी। तो जो बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व सरप्लस प्रॉफिट लॉसेस पड़े हैं उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में खत्म कर देना। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में सारे प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व जैसे एडमिशन में बांटते थे वैसे ही रिटायरमेंट में बांटा है, वैसे ही डेथ में, वैसे ही डिसोल्यूशन में। ठीक है, उसके बाद थर्ड स्टेप, सारे एसेट्स बेच देना, सारे एसेट्स बेच देना और पैसे इकट्ठे कर लेना और उस पैसों से लायबिलिटी सारी चुका देना। एंड में पार्टनर्स को अगर कुछ पैसा बचेगा तो पार्टनर्स को पैसा दे देना और लास्ट में चेक करना कैश अकाउंट। कैश अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाएगा, कैश अकाउंट अपने आप ही बंद हो जाएगा, क्योंकि तेरे पास अगर 100 रुपए होंगे तो 100 रुपए तूने या तो क्रेडिटर को बांट दिए होंगे या तूने अपने पार्टनर को बांट दिए होंगे, कुछ नहीं बचेगा। एंड में कैश अकाउंट अपने आप टैली हो जाएगा, कैश का बैलेंस हो जाएगा 0, कैश का बैलेंस हो जाएगा 0 और आप बोलोगे कि हाँ जी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे ना, अपने एसेट्स की वैल्यू को चेक करने के लिए कि बढ़ तो नहीं गई, घट तो नहीं गई, लायबिलिटीज की वैल्यू को चेक करने के लिए, वैसे यहां पर रिवैल्यूएशन नहीं बनता, क्योंकि यहां पर एसेट की वैल्यू बढ़ जाए घट जाए उससे फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हमने बिजनेस थोड़ी चलाना है, हमने तो बिजनेस बंद करना है और बंद करते समय तो हमने एसेट बेचने हैं, लायबिलिटी चुकानी है, तो इसका मतलब यहां पर कोई रीवैल्यूएशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमने तो एसेट्स और लायबिलिटीज को बेचना है, सेटल करना है, इसलिए हम एक नया अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट इज मेड फॉर द पर्पस ऑफ realizing the money from sale of assets and settling the liabilities
एसेट्स बेचो, पैसा आएगा, लाइबिलिटीज चुका दो, बस। और इस एसेट बेचने, लाइबिलिटी चुकाने में अगर हमारे को कोई नफा नुकसान हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये 100 रुपए का पेन था, लेकिन जब मैंने इसको बेचा, क्योंकि मुझे तो बिजनेस में बंद करना है, मुझे तो बेचना पड़ेगा, तो मैंने इसको 40 रुपए में बेच दिया, तो मुझे लॉस हो गया ना 60 रुपए। तो ये जो अकाउंट है ना, ये एंड में हमारे को नफा नुकसान दिखा देगा। एसेट्स बेचने पे क्या नफा नुकसान हुआ और लाइबिलिटीज को चुकाने में क्या नफा नुकसान होगा, ये अकाउंट हमारे को प्रॉफिट और लॉस दिखाएगा ऑन दी रियलाइजेशन। ठीक है। अब अगर आप मेरे हिसाब से चलोगे तो मैं बताता हूं कि यह अकाउंट 3 हिस्से में बनता है, 3 हिस्से में। पहला हिस्सा क्या है इसका, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अकाउंट क्या है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अकाउंट है, कितने गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द अकाउंट है ये कि हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे और लाइबिलिटीज को यहां ट्रांसफर करेंगे। यानी कि पहला काम क्या करेंगे, हमारे पास जो एसेट्स बैलेंस शीट में पड़े हैं ना, वो सारे एसेट्स उठाकर हम यहां पर ट्रांसफर कर देंगे ताकि एसेट अकाउंट क्लोज हो जाए। क्या हो जाए, एसेट अकाउंट क्लोज हो जाए। तो यहां पर हम एसेट्स ट्रांसफर करेंगे ताकि एसेट अकाउंट क्लोज हो जाए, क्योंकि हमारे को तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बंद करनी है ना, हमारे को तो धंधा बंद करना है, तो हमें अकाउंट खोलने थोड़ी है, हमें तो अकाउंट बंद करने हैं। तो एसेट्स को बंद करने के लिए हम रियलाइजेशन को डेबिट करेंगे और एसेट्स को क्रेडिट करेंगे एक एक करके। बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, मशीनरी, डेटर, बिल रिसीवेबल, हम सारे एसेट्स यहां ट्रांसफर करेंगे। एक बार समझ लो, सारे एसेट्स ट्रांसफर करेंगे। ठीक है। सिमिलरली हम सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज को यहां ट्रांसफर करेंगे ताकि ये वाले अकाउंट भी क्लोज हो जाएं, ये वाले अकाउंट भी क्लोज हो जाएं। तो सारे एसेट्स उठाकर ट्रांसफर कर देंगे, सारी आउटसाइड लाइबिलिटी उठाकर ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिटर ट्रांसफर कर देंगे, बिल पेबल ट्रांसफर कर देंगे, बैंक का लोन ट्रांसफर कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, वेजेस ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। इससे क्या होगा सर, इससे एसेट्स और लाइबिलिटीज जो जो यहां पर ट्रांसफर हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे, अकाउंट्स खत्म हो जाएंगे, फिजिकली खत्म नहीं होंगे, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो खत्म हो जाएंगे। ये है पहला स्टेप। ठीक है। अब आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर, अब आते हैं दूसरे स्टेप के ऊपर। जो दूसरा स्टेप है वो ये कहता है, सेकंड स्टेप वो ये कहता है कि जो एसेट्स तूने यहां पर ट्रांसफर किए ना, अब ये सारे एसेट्स बेच दे, अब सारे एसेट्स बेच दे। जैसे कि तेरे पास लैंड है, लैंड बेच दे, बिल्डिंग है, बिल्डिंग बेच दे, स्टॉक है, स्टॉक बेच दे, डेटर है, डेटर से पैसा रिकवर कर ले, मशीनरी है, मशीनरी बेच दे। तो जो एसेट्स यहां पर अभी तुमने फर्स्ट स्टेप में ट्रांसफर किए ना, वो सारे एसेट्स यहां पर बेच देना, और बेच के तुम्हारे पास या तो पैसे बैंक में आ जाएंगे, या पैसे कैश में आ जाएंगे, या फिर कोई पार्टनर से पैसे लेने होंगे। अगर पार्टनर स्टॉक ले जाएगा, पार्टनर गाड़ी ले जाएगा, पार्टनर बिल्डिंग ले जाएगा, तो पार्टनर को अगर एसेट दे दिया तो पार्टनर से पैसे लेने हैं, किसी और को बेच दिया तो कैश और बैंक में पैसे आ जाएंगे। प्रोसेस क्लियर हो गया। पहला स्टेप, जो बैलेंस शीट में एसेट पड़े हैं यहां ट्रांसफर करो, इन एसेट्स को बेच के पैसा ले लो, या पार्टनर से ले लेना, या कैश या बैंक में। खत्म होगी बात एसेट्स की। अब लाइबिलिटीज, ये तुमने लाइबिलिटीज जो यहां रखी हैं, क्रेडिटर, बिल पेबल, लोन, ये लाइबिलिटीज को यहां चुका दो, लाइबिलिटीज को चुका देना। क्रेडिटर है, क्रेडिटर को चुका दो टू कैश, बिल पेबल है, बिल पेबल को चुका दो टू कैश, बैंक का लोन ट्रांसफर किया है, बैंक का लोन चुका दो टू कैश। तो एसेट बेचो, लाइबिलिटी चुका दो। बोलो मेरे साथ साथ, बोलो। पहला स्टेप, एसेट्स ट्रांसफर फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैलेंस शीट टू रियलाइजेशन। अब एसेट सारे यहां पर दिखेंगे, लाइबिलिटी सारी यहां पर दिखेंगी। अब जो एसेट्स यहां दिख रहे हैं, एक एक करके सारे एसेट्स बेच दो, या पार्टनर को दे दो, उससे पैसे ले लेना। यहां जो जो लाइबिलिटीज दिख रही हैं, एक एक करके उनको चुका दो, या किसी पार्टनर को बोल देना कि तू चुका देना। तो पार्टनर अगर लाइबिलिटी चुकाएगा तो हम पार्टनर को पैसे दे देंगे, और अगर हम चुकाएंगे, बिजनेस चुकाएगा पैसे, तो बिजनेस कैश और बैंक से पेमेंट कर देगा। इसके बाद
ये पूरा तामझाम करने के लिए, ये पूरी रियलाइजेशन का प्रोसेस करने के लिए हमारे को बहुत सारे खर्चे भी करने पड़ते हैं। जैसे कि एसेट्स बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ेगी, भाई हमारी बिल्डिंग कितनी वैल्यू की है उसकी वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी। किसी वैल्यूअर को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे भाई इस बिल्डिंग की कीमत तो बता दे कितने की है, क्योंकि हमें क्या पता कितने में बेचनी है। तो वैल्यूएशन करानी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करानी पड़ती है, पब्लिक में नोटिस निकालना पड़ता है कि हम बिजनेस बंद कर रहे हैं, है ना, बहुत कुछ करना पड़ता है। लॉयर को बुलाना पड़ेगा, मान लो किसी पे केस करना है, किसी ने हमारे पर केस कर दिया तो डर भी लगता है ना, फिर तो लॉयर को बुलाना पड़ेगा, सीए साहब को बुलाना पड़ेगा। सीए साहब क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे, मैचिंग करेंगे, अकाउंट बंद करेंगे, एक एक का हिसाब, एक एक रुपए का हिसाब करेंगे और ठप्पा लगा के देंगे कि हाँ जी आपने बिजनेस बंद कर दिया, बिल्कुल ठीक है। तो ये सारे तामझाम के ऊपर जो खर्चा होगा उसको बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो हमें रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक करके एक एंट्री पास कर देंगे। ये क्या है, ये दूसरा स्टेज है। फिर आते हैं तीसरी स्टेज के ऊपर, थर्ड स्टेज। इसके बाद आप इसका टोटल लगाओगे, इसका टोटल लगाओगे और बैलेंसिंग करोगे। बैलेंस में या तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा ऑन रियलाइजेशन या फिर आपको नुकसान होगा ऑन रियलाइजेशन। जैसे कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस होता था वैसे ही रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस आएगा। रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस भी ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही बांटोगे, जैसे रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बांटते थे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब मजे की बात यह है, यहां पे कोई नए पार्टनर होंगे ही नहीं ना। यहां पर तो जो भी पार्टनर है वो सारे ओल्ड पार्टनर ही होंगे, क्योंकि बिजनेस तो बंद कर रहे हो, नया पार्टनर थोड़ी आ जाएगा। तो हमने बस अपना दिमाग को सेट कर रखा है कि ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही रिवैल्यूएशन होती है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर होता है। दिमाग को सेट करने की बात है। तो 3 स्टेजेस में आपने इस रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना है। क्लियर है? आओ अब एक एक करके हर पॉइंट पर चर्चा करेंगे डिटेल में, एक एक करके हर पॉइंट पर चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है सर। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन। जब हम ये कह रहे हैं कि हमें एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, तो क्या हमें सारे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं? द आंसर इज नो, सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं करने। ये जो हमने बोला ना यहां पर कि हमें एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, तो बैलेंस शीट वैल्यूज से, बैलेंस शीट से सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं करने हैं। क्या ट्रांसफर करना है क्या नहीं करना है इसको जान लो। कैश बैंक लॉसेस, कैश बैंक लॉसेस, और अगर किसी पार्टनर का कैपिटल या फिर करंट अकाउंट है वो ट्रांसफर नहीं करना। 4 चीजें ट्रांसफर नहीं करनी है एसेट साइड से, कैश, बैंक, लॉसेस और कैपिटल करंट अकाउंट। बोलो फिर से, सारे एसेट्स ट्रांसफर कर देना, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, बीआर सब ट्रांसफर कर देना, 4 चीजें छोड़ देना। कैश ट्रांसफर नहीं करना, बैंक ट्रांसफर नहीं करना, लॉसेस ट्रांसफर नहीं करने, कैपिटल करंट ट्रांसफर नहीं करना। सर गुडविल ट्रांसफर करनी है? हां करनी है। सर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ट्रांसफर करने हैं? हां करने हैं, करने हैं। तो आपके पास एक बैलेंस शीट है, यहां पर गुडविल है। जब तुम रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे ये गुडविल यहां ट्रांसफर कर देना। यहां पर सर पेटेंट्स पड़े हैं, बेटे पेटेंट्स को भी यहां ट्रांसफर कर देना। सर यहां पर बिल्डिंग है, बिल्डिंग को भी बेटे यहां पर ट्रांसफर कर देना। सर डेटर है, डेटर, बेटे डेटर को भी यहां ट्रांसफर कर देना। सर डेटर में से माइनस प्रोविजन है, कैसे कैसे कैसे? सर डेटर मान लो 10,000 के हैं, ठीक है, प्रोविजन मान लो 100 रुपए का है, तो टोटल कितने डेटर हैं नेट में? 9900। तो बेटे क्या डेटर आप यहां पर 9900 ट्रांसफर करोगे? अरे नहीं, 9900 डेटर ट्रांसफर नहीं करोगे, डेटर को ग्रॉस वैल्यू पर ट्रांसफर करोगे। 10,000 के डेटर ट्रांसफर होंगे, 10,000 के डेटर ट्रांसफर होंगे, और ये जो 100 रुपए का प्रोविजन है ये प्रोविजन यहां ट्रांसफर करना है, क्योंकि प्रोविजन में क्रेडिट बैलेंस है, वो डेबिट करना पड़ेगा, रियलाइजेशन को क्रेडिट करना पड़ेगा।
डेटर में डेबिट बैलेंस है, डेटर को क्रेडिट कर दो, रियलाइजेशन को डेबिट कर देना। आई बात समझ में? क्या ट्रांसफर नहीं करना? कैश नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, बैंक नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, लॉसेस नॉट टू बी ट्रांसफर, कैपिटल एंड करंट अकाउंट नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। बाकी सारे एसेट्स उठाकर यहां ट्रांसफर कर देना। बस ये 4 एसेट्स साइड पर जो चीजें पड़ी हैं, 4 एसेट साइड पर जो चीजें पड़ी हैं, इनको ट्रांसफर नहीं करना है। आ गई बात समझ सर? आ गई बात समझ? तो एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू एसेट। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल, रियलाइजेशन डेबिट टू पेटेंट, रियलाइजेशन टू बिल्डिंग, रियलाइजेशन टू डेटर। और प्रोविजन की एंट्री क्या बनेगी? प्रोविजन डेबिट टू रियलाइजेशन। तो ये पहला केस हमारा खत्म हो गया। सेकंड, क्या हमें लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करनी है? द आंसर इज यस। क्या हमें लाइबिलिटीज भी ट्रांसफर करनी है? जैसे कि मान लो यहां पर लाइबिलिटी पड़ी है क्रेडिटर, क्रेडिटर, तो ये क्रेडिटर यहां ट्रांसफर करना है? हां करना है। क्रेडिटर गोज हियर। यहां पर बिल पेबल पड़ा है, तो क्या बिल पेबल यहां ट्रांसफर करने हैं? हां करने हैं। यहां पर सर बैंक का लोन है, क्या बैंक लोन ट्रांसफर करना है? हां करना है। बैंक लोन भी ट्रांसफर करना है। क्या चीज ट्रांसफर नहीं करनी, ये याद करो। क्या चीज ट्रांसफर नहीं करनी लाइबिलिटी साइड से, याद रखो। कैपिटल करंट अकाउंट बेटे ट्रांसफर नहीं करने, एसेट्स वाले भी नहीं करने, लाइबिलिटी साइड के भी नहीं करने। प्रॉफिट्स ट्रांसफर नहीं करने, रिजर्व्स ट्रांसफर नहीं करनी। देखो कैपिटल करंट अगर एसेट साइड पे है, नेगेटिव बैलेंस है कैपिटल करंट में, तब भी ट्रांसफर नहीं करना। पॉजिटिव बैलेंस है कैपिटल करंट में, क्रेडिट बैलेंस, तब भी ट्रांसफर नहीं करना। लॉसेस ट्रांसफर नहीं करने, तो प्रॉफिट रिजर्व भी ट्रांसफर नहीं करना। एक और चीज ट्रांसफर नहीं करनी, वो है पार्टनर के लोन। पार्टनर्स लोन भी ट्रांसफर नहीं करना, यानी कि इनसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं करनी है, आउटसाइडर लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है। बाहर के लोगों को जो पैसे देने हैं वो ट्रांसफर करने हैं। बैंक लोन आउटसाइडर ट्रांसफर करना है, क्रेडिटर आउटसाइडर ट्रांसफर करना है, बिल पेबल आउटसाइडर ट्रांसफर करना है, लेकिन पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं करना है। तो क्या लिखा? सारी लाइबिलिटी ट्रांसफर करनी है, पर क्या नहीं करना है? पार्टनर का कैपिटल करंट ट्रांसफर नहीं करना है, रिजर्व एंड प्रॉफिट्स ट्रांसफर नहीं करने हैं, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स ट्रांसफर नहीं करने हैं, और एक चीज जो यहां पर नहीं है वो है पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं करना है। ठीक है, आई बात समझ? लाइबिलिटी ट्रांसफर करने की एंट्री क्या बनेगी? लाइबिलिटी टू रियलाइजेशन, यानी कि एंट्री बनेगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिल पेबल डेबिट टू रियलाइजेशन, बैंक लोन डेबिट टू रियलाइजेशन। आई बात समझ में? तो ये लाइबिलिटीज जो ट्रांसफर नहीं करनी और एसेट्स जो ट्रांसफर नहीं करने। ठीक है सर, फिर लॉसेस का करेंगे क्या? बेटे लॉसेस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना। प्रॉफिट रिजर्व का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना। क्या दिक्कत है? पार्टनर के लोन को चुका देना और कैश और बैंक का पैसा यूज करके सारी लाइबिलिटी उतार देना। 2 पॉइंट कंप्लीट हो गए एसेट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स का क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ट्रांसफर। गुड जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ट्रांसफर, कैपिटल रिजर्व ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ट्रांसफर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ट्रांसफर। सिंपल है, जैसा करते आए हो वैसा ही करना है। नेक्स्ट, पार्टनर का लोन का क्या करेंगे? बेटे सबसे पहले हम एसेट्स बेचेंगे। ठीक है जी, उस एसेट्स बेच के हमारे पास जितना भी पैसा आएगा उस पैसे से हम क्रेडिटर को चुका देंगे, बैंक का लोन चुका देंगे, आउटसाइडर को चुका देंगे। सबको चुका दिया पैसा। अब सब आउटसाइड लाइबिलिटी चुकाने के बाद, आउटसाइडर्स को पैसा चुकाने के बाद पार्टनर का लोन चुकाना, पार्टनर का लोन चुका देना। तो पार्टनर का लोन चुका लोगे, पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश चुका दिया। और लास्ट में कैपिटल चुकाना, पार्टनर का कैपिटल। तो ये है ऑर्डर ऑफ पेमेंट। आपको सवाल आएगा कि किस ऑर्डर में आप पेमेंट करोगे। सबसे पहले आप बाहर वाले लोगों को चुकाओगे,
बैंक का लोन, क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, पेंडिंग टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आउटस्टैंडिंग, पानी, बिजली, टेलीफोन, सब चुका दोगे। जब चुका दिया सारी लाइबिलिटी को, बाहर वाले लोग सारे अपने अपने घर चले गए, अब कौन बचा? पार्टनर बचे। अब पार्टनर में भी जिसने लोन दिया हुआ है पहले उस लोन को चुका दो, क्योंकि बेटे वो तो उसका लोन है ना यार। वो लोन अगर तुमने बैंक से लिया होता तो तुम बैंक का लोन चुकाते। अब तुमने पार्टनर से लोन ले रखा है तो पार्टनर का लोन चुका दो। उस बेचारे को क्यों रोका हुआ है? उसका लोन चुकाओ। अब उसका लोन चुका दिया, अब जो भी पार्टनर बचा है उनके कैपिटल वो चुका दो। अगर पैसे बचे हैं तो कैपिटल चुका दो, नहीं बचे तो बेटे खत्म होगी बात। ठीक है, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट। अच्छा, ये हो गया हमारा एसेट्स लायबिलिटी ट्रांसफर। अब एसेट्स ट्रांसफर हुए हैं, क्लोज हुए हैं एसेट लायबिलिटी, तो अब उनको एसेट्स को बेचना भी है। अब एसेट्स को बेचोगे कैसे? देखो आराम से सोच लो, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा डिटेल में तो आपको ये सारी बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। जो भी बच्चा पहली बार देख रहा है, तो जो पहले मेरे से पढ़ा हुआ है वो तो जानता ही है क्या करने वाले हम। देखो हमने कहा था कि यहां पर बिल्डिंग लिखो, बिल्डिंग, स्टॉक लिखो, एसेट्स ट्रांसफर करो ना बैलेंस शीट से, डेटर लिखो। आपने एसेट्स ट्रांसफर कर दिए बैलेंस शीट से। अब जो दूसरी स्टेज होती है उसमें क्या करते हैं? दूसरी स्टेज में हम इन एसेट्स को बेचते हैं। अब ये सारे एसेट्स बेच देना, सारे एसेट्स बेच देना। बिल्डिंग बेचोगे तो बाय कैश बेच दिया, बिल्डिंग को बेच दिया। स्टॉक बेचा तो फिर से बाय कैश, स्टॉक बेच दिया। डेटर को बेचा, बाय डेटर्स, डेटर को बेचते नहीं मतलब रियलाइज कर लेते हैं। ओहो, डेटर को बेचा तो बाय कैश। एक एक करके सारे एसेट्स बेच देना। ठीक है, ये बेचने की एंट्री क्या है? बेचने की एंट्री है कैश टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन, बैंक टू रियलाइजेशन। और जब ऐसे एंट्री डालोगे ना तो साथ साथ कैश अकाउंट में भी एंट्री डलेगी, साथ साथ कैश अकाउंट में भी एंट्री डलेगी। कैश अकाउंट में एंट्री डलेगी टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन। तो बाय कैश टू रियलाइजेशन, बाय कैश टू रियलाइजेशन, बाय कैश टू रियलाइजेशन। एसेट बेच दिए, कैश आया, कैश में आ गया, एसेट्स बेचे। नेक्स्ट, कभी कभी कोई एसेट बेटे पार्टनर लेके चला जाएगा। जैसे कि मान लो हमारे बिजनेस में एक कार है फरारी है, अब फरारी पे किसी पार्टनर की आ गई गरारी। अब जैसे मेरे को फरारी बड़ी पसंद है, हालांकि मेरे पास है नहीं, मेरे पास तो वो है लूना। अब मान लो फरारी है, अब बिजनेस के नाम पे है फरारी, अब बिजनेस हम करना नहीं चाहते, बिजनेस हम बंद करना चाहते हैं। अब बेटे मेरी नजर उस फरारी पर है, तो मैंने अपने पार्टनर से बात करी, खैर अब तो मेरा पार्टनर नहीं है, बिजनेस बंद कर रहे हैं, तो मैंने उसको बोला यार देख इस फरारी को बाहर बेचेंगे, है कोई फायदा तो है नहीं, मेरे को बड़ी पसंद है, मेरे बच्चों को भी बड़ी पसंद है, यार ये फरारी ना मैं ले लेता हूं, इसकी कीमत लगा लेते हैं, बजाय कि हम इसको बाहर बेचें मैं इसके पैसे दे दूंगा, ये फरारी मैं लेके जाऊंगा। लेकिन बेटे दूसरे पार्टनर को कोई दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी भाई? अगर फरारी 5 करोड़ में बेचनी है, और 5 करोड़ बहुत महंगी होगी, फरारी 10 लाख रुपए में खरीदनी है किसी ने, तो मैं 10 लाख में खरीद लेता हूं, क्या दिक्कत है? पार्टनर को क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर बाहर बेचेंगे तो 10 लाख में बेचेंगे, मैंने पार्टनर को बोला बस बाहर मत बेच, मैं ही ले लेता हूं, मेरे से ले ले 10 लाख रुपए। तो इसको बोलते हैं एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। तो जब कोई एसेट पार्टनर लेके जाएगा तो क्या होगा बेटे? यहां पर एसेट पड़ा है, जैसे कि यहां पर कार पड़ी है, कार फरारी, मैंने बोला जी ये कार मुझे दे दो, मैंने क्या बोला? ये कार मुझे दे दो। तो ये जो कार है ये कार पार्टनर को दे दो, तो बाय पार्टनर। तो ये कार पार्टनर को दे दी, और जैसे कार पार्टनर को दी, अब जो पार्टनर का अकाउंट होगा है ना, पार्टनर के अकाउंट होंगे ना यहां पर, कैपिटल अकाउंट्स, करंट अकाउंट्स, तो पार्टनर के अकाउंट को डेबिट कर देना टू रियलाइजेशन। जितना पैसा तुमने पार्टनर से लेना है वो काट लेना, क्यों? क्योंकि वो कार लेके चला गया। आगे बात समझ में? सो बाय पार्टनर टू रियलाइजेशन, बाय कैश टू रियलाइजेशन। एसेट्स की कहानी खत्म। चलो नेक्स्ट, एसेट्स
अभी लाइबिलिटी की बात कर लेते हैं पहले, पॉइंट नंबर 8। अब हम लाइबिलिटी को चुकाएंगे। लाइबिलिटी को कैसे चुकाएंगे? देखो, लाइबिलिटी को चुकाएंगे। लाइबिलिटी को कैसे चुकाएंगे? ये हमने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर हमने बैलेंस शीट से ट्रांसफर किए क्रेडिटर को पैसे देने वाले, बाय क्रेडिटर, बाय बैंक लोन, बाय बिल पेएबल है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? ये जितने भी लाइबिलिटीज हैं, ये सारी लाइबिलिटीज को चुकाया जाएगा। क्रेडिटर को बुलाएंगे, क्रेडिटर को बोलेंगे क्रेडिटर क्रेडिटर पैसे पकड़ जा, टू कैश। बैंक लोन, बैंक वाले को बुलाएंगे, हम बैंक वाले को बोलेंगे बैंक बैंक पैसे पकड़, टू कैश। ये बिल पेबल को चुकाएंगे, टू कैश। सारी लाइबिलिटीज चुका देंगे, ठीक है। और जैसे ही लाइबिलिटी चुकाओगे तो बेटे तुम्हारा कैश इफेक्ट क्या होगा? कैश अकाउंट में भी तो इफेक्ट आएगा। कैश में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर को चुका दिया, बाय रियलाइजेशन बैंक लोन चुका दिया, बाय रियलाइजेशन बिल पेबल चुका दिया। तो रियलाइजेशन टू कैश, क्लियर है? ओके, लाइबिलिटी चुका दी। अब कई बार कुछ ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं जो पार्टनर कहता है यार मैं चुका दूंगा, मैं उस बंदे को जानता हूं, हम उसको यहां नहीं बुलाएंगे, मैं अपने आप उसके घर जाकर इज्जत के साथ उसको पैसे देके आऊंगा। मतलब इज्जत नहीं देके आऊंगा, मतलब उसकी इज्जत भी रखूंगा, अपनी इज्जत भी रखूंगा और बेइज्जती भी नहीं होने दूंगा और पैसे देके आ जाऊंगा, ठीक है। ओके, तो जैसे कि यहां पर है मिसेज ए पार्टनर लोन। मिसेज ए पार्टनर नहीं है, पार्टनर है ए, उसकी मिसेज है। हैं? क्या बोला? एक पार्टनर है ए, उसकी बीवी मिसेज ए, जो कि बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है उनका, वो तो आउटसाइडर है। पार्टनर है ए की बीवी, उससे लोन ले रखा है हमने। अब जब बिजनेस बंद हो रहा है तो पार्टनर ए को बड़ी दिक्कत है। पार्टनर ए को लगता है यार क्या बोलेंगे, बीवी को बिजनेस बंद कर रहे हैं, उसका पैसा डुबा दिया, ऐसा तो वो होने नहीं देती, नोच नोच के खा जाएगी वो। तो पार्टनर ए कहता है अपने दूसरे पार्टनर बी को, भाई बीवी को कुछ नहीं बताएंगे, मैं अपनी जेब से पैसा ना बीवी को दे दूंगा, नहीं तो ऐसे ही फालतू में लड़ाई झगड़ा होगा, कोई फायदा है नहीं इस चीज का, और फालतू में मैं पिट जाऊंगा। तो मैं ना उसके घर जाकर, उसके घर के अपने घर जाकर उसको आराम से पैसे दे दूंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, तू भी मत बताइयो। तो पार्टनर ए कह रहा है कि जो मेरी बीवी का लोन है वो मैं खुद चुका दूंगा। तो बेटा अगर बीवी का लोन वो खुद चुका देगा तो इसका मतलब फर्म से पैसे लेगा ना बाद में। इसका मतलब यहां पर आएगा टू पार्टनर ए कैपिटल अकाउंट। इसको बोलते हैं लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। जैसे कि फरारी लेके चला गया था तो फरारी के पैसे हमने उसके काट लिए, अब मिसेज ए की लाइबिलिटी चुका रहे हैं तो मिसेज ए की लाइबिलिटी हम उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इसका मतलब अब जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट, उसमें लिखेंगे बाय रियलाइजेशन। जो मिसेज ए का लोन का पैसा पार्टनर चुकाएगा वो हम पार्टनर को देंगे। फरारी के पैसे काटे थे, फरारी के पैसे काटे थे, डेबिट किए थे, मिसेज ए के लोन के पैसे हम उसको दे देंगे। आई बात समझ में? तो या तो लाइबिलिटी कैश में चुकाई जाती है या लाइबिलिटी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। या तो एसेट कैश में बेचा जाता है या एसेट इज टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। क्लियर होगी बात? तीसरी चीज आती है इसके अंदर कि कभी कभी कोई एसेट, ये मैंने करा दिया, ये भी करा दिया मैंने आपको, ये भी करा दिया, एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। कभी कभी कोई एसेट को हम किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं। समझाऊं आपको एक बात, कभी कभी किसी एसेट को हम लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं। जैसे कि भाई मान लो हमारे पास एक क्रेडिटर है, ठीक है, 10,000 रुपए का क्रेडिटर है और हमारे पास स्टॉक पड़ा है 10,000 रुपए का। हमने क्रेडिटर को बोला, क्रेडिटर यार एक काम कर, ये स्टॉक ना हमने तेरे से ही खरीदा था 10,000 का, अब हमसे बिक तो रहा नहीं, बेच तो पा नहीं रहे, फ्रेश पड़ा है स्टॉक और हमने तेरे पैसे भी देने हैं, तो एक काम करना यार कि ये वाला स्टॉक तू वापिस ही ले ले,
हम ये स्टॉक तुझे ही दे देते हैं। तेरा स्टॉक साफ सुथरा पड़ा है, बिल्कुल फ्रेश पड़ा है, कोई से भी खराब नहीं है, हम बेचेंगे फिर पैसे देंगे, इससे बेटर क्या है, तू ये स्टॉक ही ले जा। तो कई बार हम अपना एसेट अपनी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते हैं, इसको बोलते हैं एसेट लाइबिलिटी सेट ऑफ करना। एसेट लाइबिलिटी सेट ऑफ करने के लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करते, नो एंट्री। क्यों नहीं करते? क्योंकि बेटा इसकी एंट्री बनेगी क्या, इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, आर टू आर, वो तो कोई एंट्री नहीं होती। तो जब किसी एसेट को किसी लाइबिलिटी से सेट ऑफ करना है तो कोई एंट्री पास नहीं करनी आपने, ठीक है। अच्छा, एंट्री सिर्फ तब पास करनी है जब बचे हुए पैसों की सेटलमेंट होगी। एग्जांपल देता हूं, क्रेडिटर है, क्रेडिटर 10,000 के और हमारे पास स्टॉक पड़ा है 6,000 का। हमने क्रेडिटर को बोला हाथ जोड़कर, भाई क्रेडिटर एक काम कर, 6,000 रुपए का कैश ले ले, 6,000 रुपए का स्टॉक ले ले, ये वाला स्टॉक हम तेरे को दे देते हैं, और जो तेरे बच गए ना पैसे, बचे हुए पैसे, वो हम तेरे को कैश में दे देते हैं 4,000। तो हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एसेट को लाइबिलिटी से सेट ऑफ। 6,000 का एसेट 10,000 से सेट ऑफ कर रहे हैं, तो बेटे 6,000 का तो सेट ऑफ हो रहा है। सेट ऑफ के लिए हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, सेट ऑफ की हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। 6,000 का स्टॉक उठाकर क्रेडिटर को दिया, 6,000 में कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। अब स्टॉक खत्म हो गया, फिनिश। अब क्रेडिटर के पैसे कितने बच गए, 4,000। अब क्रेडिटर को हम कैश देना चाहते हैं तो क्रेडिटर को कैश दे दो, बाकी जो हम कैश पे करेंगे 4,000, हम उसकी एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, इसकी नहीं करेंगे। सेट ऑफ की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे, जैसे सेट ऑफ की एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करते, बचे हुए पैसों की रिकॉर्ड करेंगे। अब बचे हुए पैसे की एंट्री क्या होगी, बचे हुए पैसे की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 4,000। बचे हुए पैसे की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, सेट ऑफ की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। आगे बात समझ में? एसेट या तो बेचेंगे, एसेट या फिर किसी लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर देंगे, या फिर एसेट पार्टनर ले जाएगा। सिमिलरली लाइबिलिटी कैश में चुका देंगे, लाइबिलिटी को एसेट से सेट ऑफ कर देंगे, या फिर लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। सारी सिचुएशन कर ली हमने। आगे बात समझ में? आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट, कभी कभी हम अपना अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को चुकाते हैं। बस थोड़ा सा और टाइम लो, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे, मतलब ज्यादा तो नहीं करेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर सारी कुछ चीजें होंगी और आपको लगेगा वाह मजा ही आ गया। ठीक, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। देखो कभी कभी हम बिजनेस बंद करते हैं ना, तो बिजनेस बंद करते समय हम सारी चीजें ढूंढते हैं, कौन सी चीज कहां पड़ी है, कौन सी चीज कहां पड़ी है। जैसे घर की दिवाली में सफाई होती है, ऐसी चीजें भी मिल जाती हैं जो हमने सोचा था गुम गई, है ना। अभी मैं भी पीछे दिवाली की ऐसी सफाई कर रहा था, तो मेरे को ना एक पुराना मोबाइल मिल गया। मेरा पुराना मोबाइल यूज भी नहीं करता अब मैं, ठीक पड़ा है। नया ले लिया था तो पुराने को ऐसे ही रख दिया था कि चलो कभी देखेंगे, वो कभी मिला ही नहीं आज तक। मुझे लगा कहीं चोरी हो गया होगा, गुम गया होगा, टूट फूट गया होगा, फेंक दिया होगा। वो दिवाली की सफाई करते समय पुराना मोबाइल मिल गया। अब बेटे वो पुराना मोबाइल का मैं क्या करूं? बच्चा कह रहा सर मुझे दे दो। नहीं, मैं बेच सकता हूं ना उसको। अब मेरे लिए तो देखो वो जीरो वैल्यू का है, क्योंकि मेरे लिए तो वो अनरिकॉर्डेड है, मेरी तो नजरों में ही नहीं था, मेरे तो ख्यालों में भी नहीं था वो स्टॉक या वो एसेट। अब वो एसेट जैसे ही मुझे मिला, मेरे को खुशी हुई, मैंने कहा यार ये तो 10-15 हजार का तो बिक ही जाएगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट ऐसा ही एसेट होता है जो बेसिकली आपको याद नहीं है, या दिखता नहीं है, या आपने उसके बारे में कभी सोचा नहीं था, या फिर वो एक ऐसा एसेट है जो डेप्रिशिएट होकर बुक्स में जीरो हो गया है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है पर बुक्स में उसकी वैल्यू जीरो है। तो अब हम उस फिजिकल एसेट को बेच देंगे, और क्या करेंगे? बेच देंगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट को, अनरिकॉर्डेड एसेट को या तो बेटे बेच देंगे, कैश आ जाएगा, कैश टू रियलाइजेशन, यानी कि रियलाइजेशन में बाय कैश, या फिर इस एसेट को लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर देंगे,
एक बंदा आया मेरे से पैसे लेने के लिए, मैंने बोला ये देख ये पड़ा मोबाइल, ये पकड़ 5,000 का मोबाइल ले जा। एसेट को लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर देंगे, नो एंट्री। या फिर एसेट पार्टनर ही ले जाएगा। पार्टनर कह रहे हैं यार ये तो मेरा पुराना मोबाइल था यार, मैं तो इसको पता नहीं कब से खोज रहा था, मैं लेके जा रहा हूं इसको, इसकी कीमत लगा लेते हैं, मैं ले जाऊंगा। तो अनरिकॉर्डेड एसेट कैन बी सोल्ड, इट कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अ लायबिलिटी और इट कैन बी टेकन ओवर बाय अ पार्टनर। ये तीनों केस तो हमने कर ही लिए। सेम गोज फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सेम इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी क्या है? देखो हम दुकान बंद कर रहे थे, हमने सबको फोन करके बुला लिया, भाई पैसे ले लो पैसे ले लो पैसे ले लो, कल से मिलेंगे नहीं, हम जा रहे भाई कनाडा बिजनेस बंद करके। अब सारे लोग आ गए। एक बंदा आया कहता सर मैंने भी पैसे लेने। मैंने कहा बोलो नाम तेरा क्या है? कहता मोहन। मैंने चेक किया अपनी लिस्ट में, मैंने कहा ऐसा तो कोई मोहन है ही नहीं जिसके हमने पैसे देने हैं। कहता नहीं सर देने हैं। मैंने कहा प्रूफ लेके आ। उसने मुझे बिल दिखाया, कहता सर मैंने आपके यहां पर दुकान की रिपेयर कराई थी, मैंने शीशा लगाया था, यहां पर पेंट पॉलिश किया था पिछली दिवाली में, आपने तब से मुझे पैसे नहीं दिए, रोज आता था पैसे नहीं देते थे। हमें पता चला हमने उसका बिल रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, तभी तो वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। अब हमने कहा हाँ यार मोहन गलती होगी, उसने मुझे व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ दिखा दिया, पता चला हाँ उसके पैसे तो देने हैं। अब हमने मोहन को क्या बोलेंगे? हम मोहन को ये थोड़ी बोलेंगे नहीं देने पैसे तेरे, जब सबको दे रहे हैं तो उसको भी तो बेचारे को। तो हमने मोहन को बोला कोई बात नहीं हम तेरे भी पैसे देंगे। बेटे वो एक ऐसी लायबिलिटी है जो रिकॉर्डेड नहीं है पर देनी पड़ रही है, तो दे दो फिर। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का मतलब होता है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम कैश में पे कर देंगे, रियलाइजेशन टू कैश। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को एसेट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देंगे, एसेट के अगेंस्ट सेट ऑफ कर देंगे। हमने उसको बोला मोहन तेरे पैसे देने, ये पकड़ फोन, ये पकड़ हमारा स्टॉक ले जा, एसेट दे देंगे उसके बदले। या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को कोई पार्टनर टेक ओवर कर लेगा, जैसे एसेट टेक ओवर किया था वैसे लायबिलिटी टेक ओवर कर लेगा। तो ये एसेट लायबिलिटी की बातें वही हैं, या तो बेचेंगे या पार्टनर को दे देंगे या सेट ऑफ कर देंगे। लायबिलिटी या तो चुका देंगे या पार्टनर चुकाएगा या सेट ऑफ कर देंगे। सारे केस आपको करा चुका हूं मैं। इसके बाद इसको एक बार स्किप करते हैं, इसके ऊपर आएंगे हम बाद में, आगे चलते थोड़ा सा और। एंड में प्रॉफिट लॉस आएगा, एंड में लास्ट स्टेज में प्रॉफिट लॉस आएगा रियलाइजेशन का। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर के कैपिटल में। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में ही ट्रांसफर करना है। प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल ABC कैपिटल, और अगर लॉस ट्रांसफर होगा तो ABC कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये लास्ट स्टेप होगा जब हम प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करेंगे। अब आते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के ऊपर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अब जैसे कि फर्म है हमारी, हम बंद करा रहे हैं, हमने लॉयर को बुलाया, हमने लॉयर साहब को बोला, सीए साहब को बोला, एडवोकेट लॉयर सीए ये वो फलां सबको बुला लिया हमने कि आओ भाई आओ हमारे लिए काम करो, हमारा बिजनेस बंद कराओ। अब सबने अपना बिल दे दिया, उन्होंने बोला सर ये मेरा 50,000 का बिल है, ये मेरा 5,000 का बिल है, ये मेरे 10,000 के बिल है, तो हमें पे तो करने पड़ेंगे। तो ये रियलाइजेशन के खर्चे हैं। सो रियलाइजेशन का खर्चा जब हम पे करते हैं तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। तो एक्सपेंसेस पे करने की एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ओके सही है। नेक्स्ट, अगर रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस फर्म ने पे नहीं किए पर पार्टनर ने पे कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फॉर एग्जांपल मेरे साथ सीए साहब बैठे थे, उन्होंने मेरे को बोला सर आपकी फर्म बंद कराई है, तो बंद कराने के 5,000 रुपए हो गए यार, तो दे दो। अब मैं पहले दूसरे पार्टनर को बात करूं कि यार सीए साहब को पैसे देने हैं, तेरे पास हैं? फर्म के अकाउंट से निकाल देगा, कैश लेके आ जाएगा, अच्छा लगेगा बेटे। ये सीए साहब की भी तो इज्जत होती है, सामने बैठे हैं, उनका टाइम है, उनकी कीमत है। तो मैंने उनको बोला सीए साहब एक काम करो, ये पकड़ो 5,000 रुपए, थैंक यू, हो गया ना काम आपका, वेरी वेरी थैंक यू, जा सकते हो। ये तो मैंने अपने पैसे दे दिए ना सीए साहब को। तो पार्टनर खर्चे फर्म के लिए पे कर रहा है, यानी कि एक्सपेंस इज पेड बाय पार्टनर
ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। खर्चा पार्टनर का, थोड़ा मेरा खर्चा थोड़ी है सीए साहब के प्रति, ये तो फर्म का खर्चा है, खर्चा मैंने पे कर दिया। तो अब मैं दूसरे पार्टनर को बोलूंगा भाई 5,000 मैंने लेने हैं, मेरे 5,000 लिख लेना, मैंने लेने हैं 5,000। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन का खर्चा तो हुआ लेकिन टू कैश नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा। अब यहां पर पार्टनर को पैसे देने, तो पार्टनर को हम क्रेडिट कर देंगे, हमने पार्टनर को पैसे देने। ओके ठीक है, तो यहां तो रियलाइजेशन का खर्चा बिजनेस से होता है, टू बैंक टू कैश, रिलेशन टू बैंक रियलाइजेशन टू कैश, या फिर कोई पार्टनर करता है रिलेशन टू पार्टनर कैपिटल। कभी कभी हम पार्टनर को बोलते हैं कि पार्टनर तू ही सारे खर्चे कर, तू ही सब कुछ कर, सारा काम भी तू कर और तू अपनी एक फीस ले लेना एज अ कंसल्टेंट। जैसे कि मैं एक सीए हूं, मेरी ही फर्म है, मेरा एक पार्टनर भी है, दो पार्टनर हैं। मैंने उनको बोला यार फर्म बंद करनी है, उन्होंने बोला सर सीए तो आप हो, आप ही कर देना बंद, आती तो है आपको बंद करनी, खोली भी आपने थी, बंद भी आप करा लो। मैंने कहा ना, मेरे को तो खोलनी आती है, बंद करने के तो मैं पैसे लेता हूं। भाई फर्म को बंद करना है ना, मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है कि मैंने ही फर्म बंद करनी है, तुमने भी तो करनी है। अब यहां तो किसी थर्ड पार्टी सीए को बुला लो, बाहर से बुला लो किसी सीए को, वो बंद कर देगा, उसको पैसे दे देना बंद करने के। या फिर मैं ही बंद कर देता हूं लेकिन मैं अपनी प्रोफेशनल फीस लूंगा। यहां पर मैं पार्टनर की हैसियत से बंद नहीं कर रहा फर्म को, यहां पर तो मैं एज अ कंसल्टेंट प्रोफेशनल की तरह काम करूंगा, मैं 10,000 रुपए लूंगा। तो आपने बोला, पार्टनर ने बोला हाँ ठीक है हम तेरे को 10,000 रुपए दे देंगे। सो इसको बोलते हैं पार्टनर को बोला गया है काम करने के लिए और पार्टनर को उसके पैसे दिए जाएंगे। तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर। मुझे पैसे मिलेंगे ना 10,000, फर्म का खर्चा होगा 10,000, रियलाइजेशन डेबिट, मुझे पैसे मिलेंगे टू पार्टनर कैपिटल, खत्म। अगर रियलाइजेशन के खर्चे फर्म ने पे कर दिए और पे फर्म ने नहीं करने थे, मैंने करने थे, तो फिर मेरे से पार्टनर से फर्म पैसे रिकवर करेगी। तो पार्टनर का खर्चा अगर फर्म ने पे कर दिया तो पार्टनर को डेबिट करके बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देना, क्योंकि फर्म का पैसा चला गया और पार्टनर का खर्चा तो पार्टनर से रिकवर करना है। अगर पार्टनर खुद के खर्चे खुद ही पे कर रहा है तो नो एंट्री। तो मैंने बोला मैं 10,000 रुपए लूंगा, सारे काम करूंगा, तो 10,000 की एंट्री बन गई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू पार्टनर कैपिटल 10,000। उन्होंने बोला कि सर सारे खर्चे भी फिर आप ही करोगे, हमारा कोई खर्चा नहीं होगा, 10,000 रुपए देंगे, इसमें आप एडवोकेट रखो, आप इसमें से एडवर्टीजमेंट करो, इसमें से वैल्यूएशन कराओ, आप अपनी फीस रखो, जो मर्जी रखो, हम तो 10,000 देंगे, खर्चे हम नहीं देंगे। खर्चे कितने हो गए, 3,000 रुपए के। अब अगर 3,000 के खर्चे हुए तो बेटा मेरे को ही पे करने हैं ना, मैंने ही पे कर दिए, नो एंट्री। लेकिन 3,000 का खर्चा भी मैंने फर्म से ही पे करवा दिया, तो वो पार्टनर तो मेरे से काटेंगे ना 3,000। तो अगर 3,000 का पैसा फर्म ने पे किया है तो फर्म का कैश खत्म हो गया और वो मेरे से रिकवर करेंगे, तो पार्टनर कैपिटल से रिकवर कर लेंगे। ठीक है, ओके हो गया। चलो अब आते हैं एक और टॉपिक के ऊपर, फिर बस इसके बाद क्वेश्चन करेंगे और तो कुछ नहीं। अब आते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन के ऊपर। वर्कमैन कॉम्पनसेशन, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व का मतलब क्या है कि मान लो आपके पास एक बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है 10,000। ठीक है, क्या करेंगे इसका? पॉइंट नंबर 1, अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है, अगर मान लो वर्कमैन लाइबिलिटी 0 है, हमने किसी वर्कमैन को कोई कॉम्पनसेशन नहीं देनी है, तो फिर क्या करेंगे बेटे, फिर इस WCR को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। इफ देयर इज नो लाइबिलिटी तो ये ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना। खत्म हो गई बात, 10 की 10 बांट देना, सिंपल। फिर कह रहा है अगर लाइबिलिटी इज इक्वल टू WCR, सेकेंड केस, मान लो WCR में 10,000 है और लाइबिलिटी भी 10,000 है, तो क्या करना है? तो आपको ये करना है, पहले आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे, उसमें ये WCR ट्रांसफर करोगे 10,000 और फिर इस लाइबिलिटी को पे करोगे टू कैश 10,000।
समझे? अगर लाइबिलिटी उतनी ही है जितनी WCR है तो सारी की सारी WCR यहां ट्रांसफर करोगे और फिर इसके बदले कैश की पेमेंट कर दोगे कॉम्पनसेशन की। ये सेकंड केस है। थर्ड केस, द लाइबिलिटी इज लेस देन WCR। मान लो WCR में तो 10,000 रुपए है लेकिन लाइबिलिटी बेटे 8,000 रुपए की है, तब क्या करेंगे? लाइबिलिटी इज लेस देन WCR, तो क्या करेंगे? आप सबसे पहले क्या बनाओगे? रियलाइजेशन। इस 10,000 में से 8,000 ट्रांसफर करोगे यहां पर। जितनी लाइबिलिटी है उतना पैसा WCR से रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके फिर इसको पे कर देना, जैसे ये किया था। 10 की 10 ट्रांसफर, 10 की 10 पे। 10 में से 8 की लाइबिलिटी है तो 10 में से 8 ट्रांसफर, 8 पे। सर 2,000 कहां जाएगी? बेटे जो बच गई 2,000, जो 2,000 बच गई ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देना, जैसे यहां बांटी थी, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है पॉइंट नंबर 3। 10,000 में से जितनी लाइबिलिटी है उतनी लाइबिलिटी यहां ट्रांसफर करके WCR में से, और इतनी लाइबिलिटी फिर पे कर देना टू कैश। जो बच गए 2,000 वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, WCR टू A टू B टू C कैपिटल। लास्ट केस, फोर्थ केस, लाइबिलिटी इज मोर देन WCR। लाइबिलिटी इज मोर देन WCR, तो क्या करेंगे? मान लो लाइबिलिटी है 15,000 की, अब क्या करेंगे? पैसे तो सर हमारे पास 10,000 ही पड़े हैं, लाइबिलिटी 15,000 की है, कोई बात नहीं, ये सारी की सारी लाइबिलिटी तो चुकानी पड़ेगी ना। अब तो पहले तो यहां ट्रांसफर कर दे बाय WCR 10,000। अब इसके बदले पेमेंट करनी कितनी है? सर पेमेंट करनी है 10,000, 15,000, पेमेंट कर दे 15,000। लॉस हो जाएगा 5,000 का, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो लॉस। रियलाइजेशन में तो प्रॉफिट लॉस आना ही है, थोड़ा और लॉस आ जाएगा। क्लियर है? तो WCR की ट्रीटमेंट बड़ी सिंपल सी है। इफ देयर इज नो लाइबिलिटी, सारा का सारा पैसा पार्टनर पे बांट दो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। पूरी लाइबिलिटी है तो पूरी लाइबिलिटी ट्रांसफर करके पूरी लाइबिलिटी पे कर दो। कम है लाइबिलिटी तो कम ट्रांसफर करके कम पे कर दो, और जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट दो। ज्यादा लाइबिलिटी है तो ये सारी की सारी यहां ट्रांसफर करके ज्यादा पे कर दो, खत्म, फिनिश। ये है WCR। अच्छा, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने चाहिए कोई भी क्वेश्चन करने के लिए। वो है, अगर आपको एसी एसेट के बारे में नहीं पता कि उस एसेट का क्या हुआ, क्या वो एसेट को हमने बेच दिया, क्या एसेट को पार्टनर लेके चला गया, क्या एसेट को लाइबिलिटी से सेट ऑफ कर दिया, एसेट कहां गया, अगर किसी एसेट के बारे में नहीं पता है आपको तो दो बातें याद रखनी है। अगर वो एसेट टेंजिबल है, अगर वो एसेट टेंजिबल है, टेंजिबल मतलब फिक्स्ड या करंट, फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट, हाँ, टेंजिबल, लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, टेंजिबल, तो बेटे उसको उसी वैल्यू पर बेच देना, ऐसा मान लेना। इट इज एज्यूम्ड दैट द एसेट इज रियलाइज्ड एट इट्स बुक वैल्यू। अगर फर्नीचर के बारे में नहीं बताएगा तो फर्नीचर बेच दिया, सेम वैल्यू पर बेच देना। अगर लैंड के बारे में नहीं बताएगा, लैंड को सेम वैल्यू पर बेच देना। स्टॉक के बारे में नहीं बताएगा, स्टॉक को सेम वैल्यू पर बेच देना, कैश टू रियलाइजेशन। लेकिन अगर वो किसी ऐसे एसेट के बारे में नहीं बताएगा जो एसेट बेटे इनटेंजिबल है, गुडविल के बारे में नहीं बता रहा, पेटेंट के बारे में नहीं बता रहा, कॉपीराइट के बारे में नहीं बता रहा, ट्रेडमार्क के बारे में नहीं बता रहा, लाइसेंस के बारे में नहीं बता रहा, जीरो वैल्यू। हमारे पास गुडविल है, नहीं बताया, जीरो, ट्रेडमार्क जीरो, पेटेंट जीरो, सब जीरो। ओके सर, अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं बता रहा कि क्या हमने वो लाइबिलिटी पे करी है कि नहीं करी, मान लो हमारे पास एक बैंक लोन है, अब बताया नहीं सवाल ने कि बैंक लोन को पे किया कि नहीं किया, 100% पूरा पूरा पे करना है, क्रेडिटर को पूरा पे करना है, मिसिस ए के लोन को पूरा पे करना है,
सारी लाइबिलिटीज पूरी चुकानी है बेटे, पूरी। अगर लाइबिलिटी के बारे में नहीं बताएगा ना तो पूरी लाइबिलिटी चुकानी है। ओके। अगर कोई पार्टनर ने लोन दिया है बिजनेस को तो कैपिटल की पेमेंट से पहले लोन की पेमेंट होगी, बस इतनी सी बात है। कैपिटल की पेमेंट से पहले लोन की पेमेंट होगी। सो पार्टनर्स लोन मस्ट बी पेड बिफोर पेमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर हो गया? सही है। अच्छा, अब सर हम क्या करेंगे बेटे? अब हम करेंगे दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन, दो अच्छे अच्छे क्वेश्चन। आ जाओ, थोड़ी सी सांस ले लो और फटाफट से कॉपी पेन भी निकाल लो, हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ऑन 31 मार्च 2020। हमेशा जब भी आपको डिसोल्यूशन का कोई क्वेश्चन करना होगा तो पक्का पक्का उसमें आपके पास एक बैलेंस शीट होगी ही होगी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। उसके बिना आप सवाल कर ही नहीं सकते। तो अगर 31 मार्च 2020 को आप बिजनेस बंद करना चाहते हो तो आपके पास 31 मार्च 2020 की बैलेंस शीट होनी आवश्यक है। सर अगर हमारे को नहीं दी है बैलेंस शीट, बेटे बनाओ, 31 मार्च 2020 तक की पहले बैलेंस शीट बनाओ, वहां तक की बैलेंस शीट बन जाएगी, उसके बाद डिसोल्यूशन का प्रोसेस शुरू होगा, उससे पहले शुरू नहीं होगा। ठीक है सर। तो ये एक आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है, देखो पढ़ लो। बैंक में पैसे पड़े हैं, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। क्या क्या करेंगे इसका बताओ? सर इसका तो हम अकाउंट बना लेंगे, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कैश बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है। सर स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, इसको हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। सर लॉसेस को रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, कैश को ट्रांसफर नहीं करते, बैंक को ट्रांसफर नहीं करते और कैपिटल करंट अकाउंट को ट्रांसफर नहीं करते, तो फिर इसका करते क्या है बेटे? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। सो सिंपल। ऐसे लायबिलिटी साइड को चेक कर लो। क्रेडिटर मिसेज ए का लोन, ये आउटसाइडर है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर। बी का लोन का अलग से अकाउंट बनाएंगे क्योंकि कैपिटल से पहले लोन चुकाएंगे। रिजर्व को बेटे ट्रांसफर नहीं करते तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांट देंगे और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। लो कर ली ना बैलेंस शीट एनालाइज। सबसे पहले बैलेंस शीट को एनालाइज किया करो, इसके बाद इसको हम देख लेंगे हमें करना क्या होगा। सर हमारे को अकाउंट्स बनाने होंगे। बेटे पता है कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे? हाँ सर हमें पता है। एक बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, बना लो साथ साथ फटाफट से। एक बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, इसके बाद बनाएंगे बैलेंस शीट। नहीं बेटे कैश। बैलेंस शीट क्यों बनाएगा? हैं? बैलेंस शीट की क्या जरूरत है? बिजनेस तो बंद करना है ना, कैश। और फिर बनाएंगे कैपिटल अकाउंट क्योंकि दो पार्टनर हैं, तो इसके बाद बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ओके। और एक बनाएंगे लोन अकाउंट, बी का लोन अकाउंट। चलो तो बी का लोन अकाउंट बना लिया, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट, इधर बैंक अकाउंट। बेटे अगर क्वेश्चन में बैंक होगा तो बैंक अकाउंट, अगर क्वेश्चन में कैश होगा तो कैश अकाउंट, अगर क्वेश्चन में दोनों होंगे तो आपकी चॉइस है। कैश बना लो, बैंक से पैसा विड्रॉ कर लेना, या बैंक बना लो, सारा पैसा कैश से बैंक में जमा कर देना। ठीक है। और अगर क्वेश्चन बोले कि कैश अकाउंट बनाना है तो फिर कैश अकाउंट बना देना, बैंक बोले तो बैंक बना देना। इसमें बोला हुआ है इसने बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन बना लिया। अब सबसे पहला काम करो, जल्दी जल्दी ये सारी चीजें फिट कर दो। मैंने क्या बोला? जो अकाउंट में जाएगा अकाउंट में डाल दो, जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। बैंक में पैसे पड़े 11,500, तो बैंक में पैसे हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 11,500। उसके बाद स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट,
स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट। कितना कितना? स्टॉक 6,000, 19,000, 4,000, 28 और 10। बेटे प्रॉफिट लॉस को कहां बांटना है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, है ना? रेशो दे रखी है, रेशो 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 3:2 में बांट देंगे लॉस को। ओके, इधर डालेंगे कैपिटल के बैलेंस। बताओ कितना कितना कैपिटल है? 10,000 और 8,000। कैपिटल भी डाल दिया। ये हो गया ना सारा? सारा हो गया। रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो 3:2 की रेशो में बांट दो रिजर्व को। उसके बाद बी का लोन अकाउंट हमने अलग से बना रखा है 15,000। मिसेज ए का लोन और क्रेडिटर 38 और 10। सबसे पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया है। सबसे पहला काम बेटे होता ही यही है कि ये पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो जो चीज जहां जहां जानी चाहिए वहां वहां चिपका दो। अब चिपका दी ना तुमने सारी चीजें, सारी लाइबिलिटीज में से खत्म हो गई चीजें, सारी एसेट्स में से खत्म हो गई चीजें। अब इसको मत देखना, अब इसके कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा पहला स्टेज कंप्लीट हो गया। याद है आपको पहला स्टेज? 3 स्टेज थे। पहला स्टेज में एसेट्स ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर। सेकंड स्टेज में एसेट्स को बेचना है, लाइबिलिटीज को चुकाना है। थर्ड स्टेज में इसका प्रॉफिट लॉस आएगा। सो सिंपल। आओ भाई दूसरे पेन से करता हूं ताकि आपको क्लैरिटी से दिखता रहे। द फर्म इज डिसॉल्व्ड एंड द पार्टनर एग्रीड। ए टुक ओवर इन्वेस्टमेंट्स एट 8,000 रुपए। ए कहता है ये जो इन्वेस्टमेंट है ना ये मुझे दे दे, तो हमने ए को दे दी 8,000 में। तो ये इन्वेस्टमेंट यहां चलेगी 8,000 में, ए के पैसे काट लेंगे। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिख सकते हो आप इन्वेस्टमेंट। खत्म। ए ऑल्सो एग्रीड टू सेटल मिसेज एज लोन। ए कहता है मैं अपनी बीवी का लोन खुद चुका लूंगा, तो ये लोन ए चुकाएगा, तो 2A's कैपिटल। ये लोन चुकाएगा, इन्वेस्टमेंट लेके गया था, 10 के बदले 10 चुका देगा। तो 8,000 हमने इसके काटने हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट ले ली इसने, 10,000 हमने इसको देने हैं क्योंकि ये लाइबिलिटी चुकाएगा, तो 10 हमने इसको देने हैं बाय रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ मिसेज ए का लोन। ठीक है, नेक्स्ट। फिर कहता है एसेट्स बेच दिए। क्या क्या बेचा? स्टॉक बेच दिया 5,000 में, डेटर बेच दिया 18,500 में, फर्नीचर बेच दिया 4,500 में, प्लांट बेच दिया 25,000 में। बोलो बेटे टोटल पैसे कितने आ गए? सर 5,000, 18,500, 45, 25,000, टोटल 53,000 रुपीज हमारे पास कैश आया बैंक में। तो ये सब कुछ बेच दिया, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, सारा कुछ बेच के पैसा आया बाय बैंक। एसेट्स बेचकर पैसा आया 53,000। अब ये जो पैसा आया ये हमारे बैंक में आ गया। टू रियलाइजेशन ब्रैकेट एसेट्स 53,000। ठीक है जी। फिर कहता है जी हमने एक्सपेंसेस पे किए हैं 1,600 रुपए, तो एक्सपेंसेस पे किए तो कैश गया टू बैंक।
एक्सपेंसेस 1600, 1600 यहां से निकल जाएंगे बाय रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1600, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। क्रेडिटर कहता है जी मुझे 37 दे दो, पूरे पैसे मान लूंगा, आ गए। हमने देने तो उसके 38 थे, पर कह रहे मुझे 37,000 दे दो, तो दे दो। टू बैंक क्रेडिटर्स को 37,000 दे दो, यहां से कैश चला जाएगा। क्लियर हो गया बात? आगे पढ़ो, क्या कहता है क्वेश्चन, खत्म, बस फिनिश। ये हो गई सेकंड स्टेज। नहीं, सेकंड स्टेज चेक करनी पड़ती है बेटे, चेक करनी पड़ती है। कैसे चेक करोगे, सुनो मेरी बात। क्या स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है? हाँ, ऑल एसेट्स रियलाइज्ड, खत्म। क्योंकि अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बताता तो हम उसको भी बेचते, अगर वो टेंजिबल होता तो। इनटेंजिबल को नहीं बेचते। क्या हमने दोनों लायबिलिटी चुका दी? हाँ। अगर क्वेश्चन नहीं चुकाता तो हम खुद चुका देते, क्योंकि लायबिलिटी चुकानी होती है। अब क्योंकि सारे एसेट्स बेच दिए, सारी लायबिलिटी चुका दी, तो स्टेज नंबर 2 भी कंप्लीट हो गई। बेटे ये लाइन मैं लगा रहा हूं, आपने पेपर में लाइन नहीं लगानी है, सिर्फ समझाने के लिए लगा रहा हूं मैं, ये डॉटेड लाइन आपने नहीं लगानी है। ये स्टेज 2 कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे सर, अब स्टेज नंबर 3 पे आएंगे, यानी कि अब हम इस अकाउंट को टोटल बैलेंस करके नफा नुकसान निकालेंगे। निकालो। 38 प्लस 10 प्लस 8,000 प्लस 53, ये आता है 1,09,000 इधर। अब मुझे नहीं पता बड़ा कौन सा है, पर देख लेते हैं, कोई बात नहीं। 6,000 प्लस 19,000 प्लस 4,000 28,000 प्लस ये वाली साइड बड़ी है 115,600 माइनस 109,000, तो लॉस आ गया बाय लॉस ट्रांसफर्ड। ए कैपिटल, बी कैपिटल, 3:2 की रेशो, 3:2 की रेशो है, हाँ 3:2 की रेशो है। तो 6600 को डिवाइड बाई 5 इंटू 3, 3960, 2640, 6600 और इसको चेंज कर दो 115,600। एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर, एसेट लाइबिलिटी सोल्ड एंड पेड, लॉसेस और प्रॉफिट। 3 स्टेजेस, 3 स्टेप। अब इस लॉस को यहां ट्रांसफर करेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट लॉस 2640 3960, ठीक है जी, 3960 2640। अब क्या करेंगे, अब बेटे ज्यादा दिमाग आपने लगाना ही नहीं है, आपका सिलेबस बहुत ज्यादा हाई लेवल का नहीं है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है, और इससे ज्यादा वो पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो जो भी डिफरेंस आएगा ना, वो कैश या बैंक में सेटल कर देना, या तो उनसे पैसे ले लेना या उनको पैसे दे देना, सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 10 प्लस 3 प्लस 10 23,000, 23,000 टू बैंक बैलेंसिंग फिगर माइनस 45 8 6540, यहां पर है 10,000, फोर 360, ये हमने इनको कैश पे कर दिया, जो बचा हुआ था 6540 4360 नहीं, लेकिन बेटे इनको पे करने से पहले इसको पे करना जरूरी था। ओ माई डॉग, हाँ जी, इसको पे करना पहले जरूरी है, ठीक है। जब तक आप इसको पे नहीं करोगे तब तक आप पार्टनर के कैपिटल को पे नहीं कर सकते। तो हम इसको पहले पे करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर। इसको पे किया, जैसे ही पे किया तो कैश खत्म हो गया। पहले बेटे हमने बाहर वालों को पे किया, क्रेडिटर, लोन, एक्सपेंसेस, बाहर वालों को पे कर दिया। उसके बाद लोन पे किया पार्टनर का, अब जाकर हम कैपिटल पे करेंगे। आंसर तो वही आएगा कैपिटल का, अब पे करेंगे।
ठीक है, तो ये ऑर्डर मेंटेन करना 65404360। अब अगर आप इस कैपिटल कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को टोटल करेंगे ना, ये अपने आप मैच करना चाहिए। अगर ये अपने आप मैच कर गया तो इसका मतलब आपने सही किया है, और अगर ये अपने आप मैच नहीं किया तो इसका मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो 64,500 ये अपने आप मैच करेगा, ये लास्ट स्टेज पर आंसर आएगा। तो व्हेन योर कैश एंड बैंक अकाउंट गेट्स टैलीड बैलेंस इज 0, इसका मतलब तुम्हारा आंसर सही है। आगे बात समझ में? सो ये है ऑल इन ऑल हमारा प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है? आया मजा? हाँ सर, मजा तो देखो आया है, पर हमें मजा तब और आएगा अगर आप एक क्वेश्चन और करा के जाओ हमारे को। मैंने कहा जी ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हुज प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो इज 3:2। सेम रेशो है। ये हमारे पास एसेट साइड है, ये लाइबिलिटी साइड है। ओके, चलो देखें क्या कर सकते हैं हम। मैं तो क्वेश्चन पढ़ता भी नहीं हूं, मुझे ये पता चल गया ना कि ये डिसोल्यूशन का है। अब मुझे सिर्फ बैलेंस शीट मिल गई। अब पहले तो मैं बैलेंस शीट को एनालाइज करूंगा, कहां जाएगी चीज। सर कैश एट बैंक का हम अकाउंट बनाएंगे, स्टॉक डेटर प्रोविजन बीआर इन्वेस्टमेंट प्लांट बिल्डिंग सब कुछ रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। सिंपल। सन्ड्री क्रेडिटर आउटसाइडर है, बिल पेबल आउटसाइडर है, मिसेस ए का लोन आउटसाइडर है, बैंक लोन आउटसाइडर है, वर्कमैन कॉम्पनसेशन देख लेंगे, इसको देख लेंगे, अदरवाइज बाकी सारा कुछ रियलाइजेशन। सिर्फ वर्कमैन कॉम्पनसेशन के बारे में चर्चा करनी है, बाकी सारा कुछ तो रियलाइजेशन है। रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में बांटेंगे और ये हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इजी है। ओके सर, एक काम क्यों नहीं करते, आप इसको कॉपी ही कर लो। ये बड़ी अच्छी बात करी तुमने बेटे, बड़ी अच्छी बात करी। लो, मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, तुम तब तक टाइम वेस्ट मत करो, अपनी कॉपी पे बना लो। एक बनाओ रियलाइजेशन अकाउंट, एक बनाओ बैंक अकाउंट, फिर बनाओ कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। लो आओ, सबसे पहले बैंक अकाउंट बना लिया हमने, रियलाइजेशन बना लिया, कैपिटल अकाउंट बना लिए, और कोई अकाउंट नहीं बनेगा, बस यही 3 चीजें बनेगी। आओ एक एक करके सारी आइटम्स डालनी शुरू करते हैं फटाफट से। देखो जरा, बैंक में पड़े हैं 4500, तो लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4500, स्टॉक डेटर बीआर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग 25,000। बेटे डेटर है ना, डेटर, डेटर को पूरा ट्रांसफर करना 40,500, और जो प्रोविजन होता है उसको यहां ट्रांसफर करना 1,000 का प्रोविजन। प्रोविजन गोज ऑन दी क्रेडिट साइड। ठीक है। बीआर 15,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 80 और वो 61। एसेट्स आ गए। लाइबिलिटीज में देखो, क्रेडिटर 75, बिल पेबल
30,000, मिसेज ए का लोन 25,000, बैंक लोन 50,000, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड के बारे में अभी हम बात करेंगे। कैपिटल डाल देते हैं 30 और 40, रिजर्व इसमें यहां ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में। रिजर्व की वैल्यू कितनी है 27, 27 को बांटना है 3:2 में। रिजर्व फंड 27,000 को बांटना है 3:2 में। 16,200, 10,800। सिर्फ एक चीज रह गई है बैलेंस शीट में, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, उसके बारे में अभी बात कर लेंगे। इसको अभी हम पेंडिंग रखते हैं, ये पेंडिंग है, बाकी ऑल डन। चलो हाँ जी, ए प्रॉमिस टू पे मिसेज एज लोन। ए कहता है कि मैं अपनी बीवी का लोन खुद चुका लूंगा, तो ठीक है, ये जो बीवी का लोन है 25,000, ये ए के नाम ट्रांसफर करो, ए कैपिटल 25,000, और ए को इसका क्रेडिट कर दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट फॉर मिसेज ए का लोन 25,000। उसके बाद ए टुक ओवर हाफ इन्वेस्टमेंट्स एट 10% डिस्काउंट। ए कहता है कि आधी इन्वेस्टमेंट्स मुझे दे दो। इन्वेस्टमेंट्स बेटे हैं कितने की, इन्वेस्टमेंट्स है 60,000 की। वो कह रहा है जी आधी इन्वेस्टमेंट्स मुझे दे दो, इसमें से 60,000 में से आधी इन्वेस्टमेंट्स मुझे दे दो, लेकिन 10% कम 27,000 रुपए में। तो ठीक है, आधी इन्वेस्टमेंट्स हम ए को दे देते हैं बाय ए कैपिटल, आधी इन्वेस्टमेंट्स, जिसके 27,000 रुपए हम काट लेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास आधी इन्वेस्टमेंट बच गई। नेक्स्ट, स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट्स वर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट। अब कहता है जो स्टॉक है ना, स्टॉक इसको बेच दो 10% कम पे, यानी कि 22,500 पे स्टॉक बेच दो, और जो बाकी बची हुई इन्वेस्टमेंट है 30,000 की, उनको भी 10% की लॉस पर 27,000 में बेच दो। 27 प्लस 22,500, ठीक है, 27 प्लस 22,500। तो इसका मतलब अब हमारे पास 27,000 रुपए आएंगे प्लस 22,500 रुपए आएंगे। ओके, ठीक है। इस पॉइंट के साथ पॉइंट नंबर डी पढ़ लेते हैं, बी और डी इकट्ठा कर लेंगे। डी में लिखा है डेटर से 35,000 आएंगे, बिल रिसीवेबल 13,500 देंगे, प्लांट को बेचकर 38,900 आएंगे, और बिल्डिंग 120। तो एक काम करो ना, 27 और 22,500 इन सब के साथ जोड़ दो, सारे एसेट बेच दिए। 27,000 प्लस 22,500 प्लस 35,000 13,500 38,900 1,20,000, तो 2,56,900 रुपीज में सारे ही एसेट बेच दो बाय बैंक एसेट्स 256,900 टू रियलाइजेशन एसेट्स। कौन कौन से एसेट बेच दिए, सारा स्टॉक बेच दिया, डेटर बेच दिए, बीआर बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दी, प्लांट बेच दी, बिल्डिंग बेच दी, है ना, हाँ सारा कुछ बेच दिया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो बी कहता है मुझे दे दो। गुडविल बी लेके जा रहा है, 40,000 रुपए देगा बी, गुडविल के पैसे देगा 40,000। तो बाय, सर गुडविल तो यहां पर है नहीं, कोई बात नहीं, अनरिकॉर्डेड है गुडविल। 40,000 रुपए हमने बी से लेने हैं बिकॉज ऑफ गुडविल।
बी से ले लेंगे। ही ऑल्सो एग्रीड टू पे बिल पेबल एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। और वो कह रहा है कि ये जो बिल पेबल है ना, बिल पेबल ये मैं चुकाऊंगा 10% सस्ता। तो टू बी कैपिटल, बिल पेबल वो चुकाएगा 27,000 रुपए में, हम उसको 27,000 दे देंगे। जब वो चुका के आएगा हमें बताएगा तो हम उसको 27,000 रुपए देंगे बिल पेबल के लिए। ठीक है, और क्या बचा? पॉइंट 1 हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई। देयर वॉज अ कार विच वॉज कंप्लीटली रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स अनरिकॉर्डेड, इट वॉज टेकन ओवर बाय ए फॉर 23,000। बेटे फरारी है ना, फरारी, जिस पर ए की है गरारी। वो कह रहा है जी मुझे दे दो गाड़ी, 23,400 मेरे से ले लेना। ठीक है, तो टू रियलाइजेशन कार 23,400 ए से ले लेंगे। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट। क्रेडिटर्स को पे कर दो 90% इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर को जो पैसे देने हैं वो 90% दे दो, यानी कि क्रेडिटर्स को हमने 67,500 देने हैं। टू बैंक 90% पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को, 67,500, 10% डिस्काउंट। तो बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट क्रेडिटर 67,500। ओके हो गया। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन अमाउंटेड टू 1700 बट इट वॉज पेड बाय मिस्टर बी। तो बी ने पेमेंट करी है अभी डिसोल्यूशन के खर्चों की, कोई बात नहीं, हम बी को पैसे देंगे। डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस के पैसे हम बी को दे देंगे 1700 रुपए। बाय रियलाइजेशन फॉर एक्सपेंसेस हम बी को देंगे 1700 रुपए। खत्म होगी बात। अब देखो, ध्यान लगा के देखना, अब ध्यान से। पहले हम चेकिंग करेंगे सारी की सारी क्वेश्चन की। क्या हमने स्टॉक बेच दिया था? स्टॉक हाँ बेच दिया था। इन्वेस्टमेंट्स बेच दी थी, तो स्टॉक बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दी। क्या हमारे को डेटर से पैसा आ गया? हाँ, डेटर बीआर प्लांट, डेटर बीआर प्लांट और लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग भी बेच दी थी, सारे पैसे आ गए थे। उसके बाद गाड़ी तो हमारे पास थी नहीं। लाइबिलिटी की तरफ आओ। क्या बेटे हमने मिसिज ए का लोन चुका दिया? हाँ सर, मिसिज ए का लोन ए चुकाएगा, मिसिज ए के लोन की बात खत्म हो चुकी है। क्या बीपी चुका दिए? हाँ सर, बीपी बी ने चुका दिए। क्या क्रेडिटर को चुकाया? हाँ सर, क्रेडिटर को हमने 10% डिस्काउंट पे चुका दिया। सर इस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का क्या होगा? बेटे कुछ नहीं करना, ये बुक एंट्री है, इसका डू नथिंग, ईट 5 स्टार, डू नथिंग, इसका कभी कुछ नहीं करना। 1000 का कभी कुछ नहीं करना, ये बस यहां पर बुक एंट्री की तरह पर बंद हो जाएगा, इसका और कुछ नहीं करते। ठीक है, इट इज नॉट अ लाइबिलिटी। ये प्रोविजन रिवर्स कर दिया। बैंक लोन, सर इसके बारे में क्वेश्चन तो साइलेंट है, उसने बताया ही नहीं बैंक लोन का क्या करना है। तो बेटे हमने क्या बात करी थी? अगर किसी एसेट के बारे में नहीं बताएगा, टेंजिबल बेच देना, इनटेंजिबल जीरो। अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में नहीं बताएगा तो पूरी लाइबिलिटी चुका देना। तो ये लाइबिलिटी आपको पूरी चुकानी पड़ेगी। टू बैंक ब्रैकेट लोन की पेमेंट। अगर आप इस पॉइंट को नहीं देखोगे ना, जैसे मैंने अभी देखा, सारे एसेट्स सारी लाइबिलिटी अगर नहीं चेक करोगे ना, तो ये पॉइंट छूट जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। हमेशा चेक करना। अब क्या आपने सारी लाइबिलिटी चुका दी? हाँ सर, अब हमने सारी लाइबिलिटी चुका दी, सारे एसेट्स बेच दिए, सारा कुछ कर लिया, कुछ नहीं बचा। अरे बचा है ना वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड। क्या कोई बात बताई उसने वर्कमैन कॉम्पनसेशन से रिलेटेड? नहीं। तो जब बताया ही नहीं कि कोई लाइबिलिटी है तो जीरो लाइबिलिटी, मतलब 8 के 8,000 रुपए यहां ट्रांसफर कर दो। 8,000 रुपए को बांट दो 3:2 की रेशो में। 4800, 3200, खत्म। अब देखो, अब ये भी हो गया कंप्लीट। नाउ एवरीथिंग इज ओके, है ना। चलो अब इसका टोटल लगाओ,
और आंसर देखिए क्या आता है, 1000 प्लस 75,000 528,300 माइनस 25,000 75,600 आ रहा है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड 75,600 ए और बी को बांट दो 3:2 की रेशो में। 45,360 30240 ये प्रॉफिट यहां पर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट प्रॉफिट 30240 45,360। ओके हो गया। अब बेटे इसको सेटल कर दो, जो भी डिफरेंस आएगा बैलेंसिंग फिगर उसको बैंक से पेमेंट कर देना। तो यहां पर ही आएगा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। अगर यहां पर भी आएगी ना डिफरेंस तो बाय बैंक करना है, ठीक है। यहां पर हमने उनको पे करना है, यहां पर उनसे पैसा लेना है। 30,000 प्लस 16,200 25,000 4800 121,360 माइनस 27,000 और 23,400। सेवन टू 940। ठीक है, एक बार ये चेक कर लो। ए में 27,000 और 23,400, ठीक है। बी में 40,000 40,000, फिर ए में 25,000 और बी में 2, ए में 25,000 27 और 1700। ठीक है, ओके। ये पेमेंट हमने करी है फाइनल 70960 और बैंक लोन की रहती है अभी पेमेंट 72940। अब देखो क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना, आपको अपनी गलती नजर आ जाती है। ये बैंक में पैसे आ गए 256 आ गए, ये बैंक से पैसे निकले 67,500 निकल गए, ये बैंक से निकले ना 50,000 यहां डाले नहीं आपने, अभी डालो बाय रियलाइजेशन बैंक लोन। जरूर चेक किया करो, क्रॉस वेरीफाई। अब देखो, अब ये मेरे हिसाब से तो आंसर मैच करना ही चाहिए। टू 61,400 टिंग 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 टिंग। सही है। तो बेटे इसे कहते हैं डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आई होप आपको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी कि किस लेवल से हम ये रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज इसी में ही है। यही नहीं समझ आता, इसी में हम चीजें भूल जाते हैं। तो हर बार क्रॉस वेरीफाई किया करो कि सारे एसेट्स की कहानी खत्म हो चुकी है, सारी लायबिलिटीज चुका चुके हैं, क्या सारे एसेट्स बेचकर पैसा यहां रिकॉर्ड कर लिया, क्या सारी लायबिलिटी चुकाने पर पैसा यहां से चला गया, उसके बाद जो नफा नुकसान आएगा वो नफा नुकसान यहां पर डाल देंगे, उसके बाद कैपिटल अकाउंट के अंदर जो चीजें पोस्ट करनी थी वो पोस्ट हो गई। एंड में जो भी डिफरेंस आएगा या तो वो टू बैंक आएगा या फिर वो बाय बैंक आएगा। टू बैंक आएगा तो यहां डाल देना, बाय बैंक आएगा तो यहां डाल देना। एंड में कैश अकाउंट बैंक अकाउंट को टोटल करके देखना, ये अपने आप मैच करेगा, ये आपका चेक पॉइंट है। इफ दिस मैचेस इसका मतलब आपने सब कुछ सही किया है, और अगर ये मैच नहीं करेगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गई है। सो आई होप आपको ये बात बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज भी कर लिया होगा।
एंड आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हाँ, हमारी पूरी पार्टनरशिप का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, पार्टनरशिप रिवाइज हो गई है और आपको समझ भी आ गई है। ठीक है जी, तो यहां तक था हमारा पार्टनरशिप का सिलेबस, पार्टनरशिप अकाउंटिंग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जितने भी वन शॉट्स पहले दिए थे, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ वगैरह बेसिक्स, वो आपने देख लिए हैं। उसके बाद आप इस लेक्चर को भी फिर से देख चुके हो या देख रहे हो, जैसा भी है। ये फिर से देखना चाहते हो तो फिर से देख लेना, पर इसकी प्रैक्टिस कर लेना। मेरे पास समय की कमी होती है, हमारे पास सवालों की कमी होती है, हम इतने इतने सवाल नहीं करा सकते वन शॉट के अंदर, लेकिन मैंने हर कॉन्सेप्ट को, हर बारीकी चीज को आराम से, बहुत अच्छे ढंग से आपको टच कराकर समझाया है। कुछ भी मेरे हिसाब से तो मैंने इस चैप्टर के अंदर छोड़ा नहीं है। हाँ ठीक है, 2 सवाल कराकर उसमें सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। और अगर आपको लगता है कि इसमें प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए तो बेटे आपको जरूर करनी है। 2 सवाल, 5 सवाल, 10 सवाल आप इसके लगा लो और अपनी इस पार्टनरशिप का जो चैप्टर है इसको कर लेना। ठीक है जी, तो आई होप एवरीथिंग इज ओके, सब चंगा सी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ठीक है, होपफुली वन शॉट जो अगले आएंगे वो हमारी सेकंड बुक शेयर कैपिटल डिवेंचर और फिर थर्ड बुक जो हमारी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट उससे रिलेटेड आएंगे। तो टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडिंग। बाय बाय, एंजॉय।